टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट। डन। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें ना दो पार्ट्स है। एक, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज JO, दैट इज जॉइंट ऑपरेशन। एक, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज JO, दैट इज जॉइंट ऑपरेशन। JO, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, काफी कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग को, इसमें से समझ आता है एग्जाम में। एक, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज JO, दैट इज जॉइंट ऑपरेशन। दूसरा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज JV। ये JV मतलब जॉइंट वेंचर। जीनियस, जॉइंट वेंचर, बराबर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये देखने का कि जॉइंट अरेंजमेंट है कि नहीं है। अब तुम बोलोगे सर कैसा पता चलेगा? अरे ढकने अभी तो देखा, शेयरिंग ऑफ कंट्रोल होना चाहिए एंड देयर शुड बी यूनानिमस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एमसीक्यूज वहीं तक सीमित है। अब एक बार जॉइंट अरेंजमेंट में घुस गए, अब वहां पे तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? ये चेक करना पड़ेगा कि जॉइंट ऑपरेशन है, दैट इज जो है, कि जॉइंट वेंचर है, दैट इज JV है। एम आई वेरी वेरी क्लियर? इसके ऊपर आपके समझ आता है। जॉइंट ऑपरेशन में ना लिखो 3 डेफिनेशन है और ब्रैकेट में लिखो एनी वन टिकड़ी, कोई भी एक मीट होना चाहिए। और JV में लिखो ओनली वन डेफिनेशन एंड ऑब्वियसली वही मीट होना चाहिए। 3 डेफिनेशन है, एनी वन मीट होना चाहिए और यहां पे ओनली वन डेफिनेशन मीट होना चाहिए। डन, करेक्ट। जाओ आगे। ओके चलो, अब अगर अपन एनी वन की बात करें, सुनो पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनने का। कैन आई स्टार्ट? ओके, लिखो। किसमें आप जॉइंट ऑपरेशन का डेफिनेशन लिख रहे हो, ध्यान से लिखने का। कैन आई स्टार्ट? ओके, लिखो। जॉइंट अरेंजमेंट इज नॉट structured joint arrangement is not structured through a separate legal entity. Joint arrangement is not structured through a separate legal entity. सर ये कैसे समझेगा बेटा? बिना एग्जाम्पल के तो चांस ही नहीं है। ब्रैकेट में लिख दे एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ बात ही नहीं कर सकते, सेंसलेस बात हो जाएगा। रुक जा, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2, joint arrangement is structured through a separate legal entity and each party's each party आना चाहिए, each party have right to individual assets and liabilities. Joint arrangement is structured to separate legal entity and each party have right to individual asset and liability. सर ये क्या है? नहीं समझेगा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख, ठीक है। अब यहां पे ना मतलब थोड़ा जगह रखना, अभी भी और एक पॉइंट आएगा। मैंने बोला ना 3 डेफिनेशन है, ठीक है, बट एक बार रुको और एक बार यहां पे चलो। किधर? जॉइंट वेंचर में, वहां चलो। ध्यान से देखना कहां लिख रहे हो। इस चैप्टर में लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि डेफिनेशन क्लियर नहीं है एकदम, इसलिए मैंने लिखा दिया इस बैच में तुम लोग को। मैं प्रॉपर लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनने का। joint arrangement is structured. Joint arrangement is structured through
separate legal entity. Joint arrangement is structured through separate legal entity and parties have rights in net assets. सर क्या फर्क है बेटा, वहां इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिखा है या नेट एसेट लिखा है. नेट एसेट मतलब पूरी कंपनी के एसेट्स के ऊपर, विच इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. लिखो ब्रैकेट में एंड नॉट इंडिविजुअल assets and liabilities and not individual assets and liabilities. करेक्ट. सर ये कैसे समझेगा बेटा, ये भी नहीं समझेगा. लिख यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3. करेक्ट ना भाई लोग? डन. देन अब यहां पे आओ. किधर किधर? आपका जो तीसरा डेफिनेशन है किसका? जॉइंट ऑपरेशन का, जेओ. ठीक है. अब आओ पॉइंट नंबर 3. लिखो जॉइंट अरेंजमेंट इज structured through separate legal entity and whole output from separate legal entity. Whole output from separate legal entity is only for parties to the arrangement and not for outside third party. तुम वाले बच्चों ऑल गुड? सब समझ रहे हैं आपको क्या हो रहा है? कार्तिक बेवड़े चैट देख के बताना. तेरे को नहीं दिखेगा? वेरी गुड. मेरे को दिख रहा है, मैं तो मस्ती कर रहा हूँ. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ठीक है. यस. हाँ डेवी वाला डेफिनेशन दिखा रहा हूँ. ये देख भाई, मेरी बात सुनो. एक मिनट भाई, एक मिनट. यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल नंबर 4. दिख रहा है भाई मेरे को? बोलना, बोल. रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? मैं नहीं चालू किया. बोल. जूम का रिकॉर्डिंग अलग हो जाता है ना. जूम का रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं चालू करता हूँ. मतलब यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरे को दिख रहा है. वरना है ना अपने पास बैकअप. टेंशन क्यों लेता है? चलो एक सेकेंड. इसमें मिनिमम 70 होता तो लाइक एक ना हो तो भी डिसीजन लिया जा सकता था, तो भी हम जॉइंट कंट्रोल मानेंगे. हेमंत जॉइंट कंट्रोल तो मैंने सिखाया नहीं ना अभी तक. हेमंत आपको जो डाउट है उसमें अपन ने जॉइंट कंट्रोल तो सीखा ही नहीं. ओके अब वो वाला बोल रहे हो आप. रुको समझ गया. हेमंत कौन सा एग्जाम्पल बोल रहा है? हो गया ना? ओके गॉट इट. माही दिस इज जॉइंट वेंचर. ये लो माही, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? आई डिड नॉट सी द चैट बॉक्स, आई एम सो सॉरी. एंड टुश्री लास्ट पॉइंट था अकाउंटिंग फॉर जॉइंट अरेंजमेंट. यस डन. ओके फेयर. चलो फेयर. नाउ आई कैन सी द चैट्स वेरी क्लियरली. ग्रेट. ठीक है, आई एम सो सॉरी. अभी अपन करते हैं. चलो अब आगे जाते हैं. ये अभी ना एग्जाम्पल 1 2 3 4 मैंने हर जगह दे दिया है. पहले ना आप लोग देख लो, आपने क्लियर कट लिखा है ना, ये बच्चों को कंफ्यूजन करता है. अच्छा जिन लोग ने प्रथम तू भी सुन ले,
जिन लोगों ने ना ये वाला रिकॉर्डिंग अगर प्रीवियस इंस्टीट्यूट का देख लिया है, उसमें एक सम नहीं कवर्ड था, वो यहाँ कवर्ड है, ठीक है। एक सम मैंने बताया था कि मैं बाद में करवाऊंगा, याद है तेरे को? हाँ, तो मैंने अलग से रिकॉर्डिंग में किया था जो रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट का ये देख लिया है तो आपको फिर से एक बार लेक्चर देखना पड़ेगा, फटाफट 1.5 पे देख लेना, एक सम यहाँ कवर करेंगे। फेयर, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनना, लिख लिया एकदम बराबर? मन बेवड़े बात मत करना। चलो अब आओ, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, चलो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। लिखो ये एएस लिमिटेड है, ठीक है। ये आरएस लिमिटेड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एएस लिमिटेड है ना करके, इसका मेन काम क्या है? वेल, इट इज इनटू प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। साथ में लिखो तुम मेरे, इसका मेन काम है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। ये भाई माल खरीदता है, ठीक है। अरे नालायको, भाई मैं गलत क्या बोला? मारेगा तुम लोग को पकड़ के, ठीक है। अरे जो आरएस लिमिटेड है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करता हूँ, कार्तिक लिमिटेड करता हूँ। ये क्या करता है? ये ना, ही प्रोवाइड्स चीप लेबर, यू नो आर्टिकल्स, चीप लेबर, ठीक है। वो क्या करता है? ही प्रोवाइड्स चीप लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बराबर ना? गाइस आपको तो पता ही होगा ना चीप लेबर क्या होता है, ठीक है। प्रोवाइड्स चीप लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अभी तक आजकल चीप लेबर लगता है इस, मतलब प्रोवाइड्स चीप लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी क्या हुआ? अभी गवर्नमेंट ने ना एक ऐसा टेंडर निकाला, एक ऐसा टेंडर निकाला। मन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेंडर एंड टेंडर। टेंडर का बात करें अपन लोग। गवर्नमेंट ने क्या किया? टेंडर निकाला, और टेंडर में गवर्नमेंट ने ये बोला कि अपने को ना कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे बनाने का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। उन्होंने बोला भैया आप मेरे को हाईवे कंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जैसे ही आना भाई इधर, हाँ इधर आ गया। गवर्नमेंट ने बोला मेरे को कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे करके दो, ठीक है। अब जैसे ये हुआ ना, तो एएस और कार्तिक ने पता है क्या बोला? बोला सुनना, एक काम करते हैं, मेरा काम है कि मैं खाली रॉ मटेरियल लाता हूं, तेरा काम है तो लेबर लाता है। एक काम करते हैं, इस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट में ना अपन ना जॉइंट एप्लीकेशन डालते हैं। क्या डालते हैं? जॉइंट एप्लीकेशन। अपन ना जॉइंट एप्लीकेशन डालते हैं, और अपन क्या करेंगे, इसमें से जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से 50% तेरा और 50% मेरा, बराबर। लेकिन ध्यान से सुनना, इन्होंने ना जॉइंट एप्लीकेशन डाला कि हम दोनों मिलके करेंगे। इन्होंने नया कंपनी फॉर्म नहीं किया। आई रिपीट अगेन, इन्होंने क्या किया? जॉइंट अप्लाई किया कि देखो मैं ये करूंगा, हम ये करेगा, द प्रॉफिट विल बी 50%, बट न्यू एंटिटी जो है ना फॉर्म नहीं किया है, न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं किया है। अब आप मेरे को एक बात बताओ करके, इतना समझा कि आपको मैंने क्या बोला? सर ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली अगर आपका कोई भाई वगैरह सिविल इंजीनियर है ना, सिविल इंजीनियर, तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको देखनी चाहिए लाइफ में एक बार कम से कम। जैसे आपको स्टॉक मार्केट अगर आप देखते हो, स्टॉक मार्केट में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेडिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडर हो या नहीं हो पता नहीं, लेकिन ट्रेडिंग देखने में बहुत मजा आता है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट लाइव देखते हो ना करके, तो ऐसा ऊपर नीचे जाता है ना करके, बहुत ज़्यादा मजा आता है। जिसको स्टॉक मार्केट डीपली समझता है ना, बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर लेता है कि देख अभी ऊपर जाएगा। सो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है अपने को। सिमिलरली ये सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, लोग टेंडर पे अप्लाई करते हैं। कभी कोई भाई सिविल इंजीनियर ना, तो उसको बोलना भाई एक बार टेंडर मेरे को दिखाना, टेंडर चैनल, उसको टेंडर चैनल बोलते हैं। टेंडर चैनल आपने किया ना, वहां पे लाइव बिडिंग होती है, ठीक है। मतलब लिटरली ना 50,000 लोग एक साथ टेबल के ऊपर बिडिंग करते हैं, और आपको लिटरली दिखता है कि इसने 2 लाख डाला, आप 2 लाख 1 डालोगे तो आपका 2 लाख 1 भी दिखता है करके। जो फाइनल बिड होता है ना करके, वो अप्रूव होता है, बहुत ज्यादा मस्त होता है करके। सो
तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि दो एंटिटी मिलके करें। अच्छा, इसमें बहुत कभी कभार ऐसा भी होता है, मान ले अपने को ना ये चाहिए कि कोई भी नहीं लेना चाहिए, मतलब ऐसा होता है ना हम लोग खुन्नस के, मैं नहीं लूंगा तो कोई नहीं लेगा। तो मान लो बीड 2 लाख का है, तुम 50 लाख डाल दो, बीड ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, मतलब बीड का प्राइस 2 ही लाख है, 2 लाख में हो जाएगा, तू 50 लाख डाल दे, 3 लोग ने 50 लाख डाला, बीड कैंसिल। ठीक है, फिर 6 महीने बाद बीड आएगा। तो ऐसा इसमें ऐसा भी लोग करते हैं कि अपना नहीं तो किसी का नहीं, तो वो भी पॉसिबल है। सो इन्होंने क्या किया, 2 लोग ने साथ में अप्लाई किया, न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं किया। अब आप मेरे को बताओ, आपका पॉइंट नंबर 1 चेक करो, तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा है करके, क्या लिखा यहाँ पे, जॉइंट अरेंजमेंट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड थ्रू अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कहने से आपका एग्जाम्पल नंबर 1 मीट हो रहा है? यस, नो, करेक्ट, फेयर। तो मतलब ये क्या है, कहने से दिस इज अ जॉइंट ऑपरेशन, लिखो यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन। मन खाना चालू, करेक्ट या क्विकली। एंड आई विल जूम पे जो ऑनलाइन है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और तुम लोग को तो है ही, बड़े बड़े चैप्टर्स में हो सके तो क्लास में आ जाओ ना यार। क्या कल को कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह में दिक्कत हो जाती है ना, मुझे नहीं चाहिए कि आपको दिक्कत है ना, मतलब एटलीस्ट बड़े बड़े चैप्टर्स में आ जाओ ना प्लीज़, तो फटाफट ख़त्म हो जाएगा यार। बहुत मुश्किल से चीज़ें हाथ में आई है, लेट्स स्टिक टू दैट। जिनका ऑडिट नहीं है उनका मैं हाथ में ले आऊँगा, डोंट वरी, वी आर ऑलरेडी पर्सनली कनेक्टेड टू ईच वन ऑफ देम। ठीक है, कशिश, बुशरा एंड ऑल, तुम लोग भी चिंता नहीं करने का, विल टॉक। बट अभी बहुत मुश्किल से चीज़ें हाथ में है, प्लीज़ बिगाड़ो मत, है ना। तो हो सके तो आ ही जाओ यार, ठीक है। चलो रुकना थोड़ी देर, मन खाना चालू, नॉनसेंस। ओके, इज इट डन? और उधर भी देना, उन लोग को नहीं भूख लगता है क्या? आ तो दे उधर भी। अब मेरी बात सुन, लिखो एग्जाम्पल, भूखा बच्चा है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ले एग्जाम्पल नंबर 2। अरे पागल है क्या थोड़ा सा? चलो गाइस, साइलेंस प्लीज। अब मेरी बात सुनो, लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, एएस लिमिटेड, मन लिमिटेड, वापस इट इज इनटू प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज इनटू बिल्डिंग लेबर, चीप लेबर फॉर बिल्डिंग लेबर लिखते हैं अपन, ठीक है। डन। नाउ इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक सेपरेट एंटिटी फॉर्म किया, मा लिमिटेड, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फिर इन्होंने क्या किया, उस टेंडर में अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ बाकी है, कुछ चीज़ बाकी है, अभी तक आपका डेफिनेशन पूरी तरह मीट नहीं हुआ है। ध्यान से सुनना। अब इन्होंने एक चीज़ डिसाइड की, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, सुनना। इन्होंने क्या बोला कि जो भी लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ जैसे कि लोन टेकन, क्रेडिटर्स, लोन के लिए आदित्य रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिटर्स के लिए मन रिस्पॉन्सिबल। मतलब लोन अगर नहीं चुकाया तो आदित्य की जिम्मेदारी, आदित्य देखेगा। क्रेडिटर्स अगर का पैसा नहीं दिया तो मन देखेगा। लाइबिलिटीज डिवाइड कर दिया। बात करते हैं असेट्स की। अच्छा, असेट्स की बात करो तो मान लिया अपने पास एक पीपी है, एग्जाम्पल बुलडोजर, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मन है। उसका फंक्शनिंग कैसा होगा, वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा, उसको बेचना पड़ा तो वो डिसीजन मन के पास है, ठीक है। देन बात करते हैं रॉ मटेरियल, दैट इज योर इन्वेंट्री, उसका डिसीजन मेरे पास है, बराबर मेरे पास है। फिर बात करते हो तुम्हारे कैश बैलेंस की। कैश बैलेंस का डिसीजन दोनों के पास है, दोनों के पास है। मतलब पेटी कैश होता है ना, पेटी कैश करके, ठीक है, वो कौन खर्च करेगा, कैश बैलेंस के लिए दोनों का अप्रूवल चाहिए। ऐसा हमने क्या किया, हमने सेपरेट एंटिटी फॉर्म तो किया, लेकिन हमने इंडिविजुअल असेट्स लायबिलिटीज डिवाइड कर लिए। सेपरेट एंटिटी फॉर्म किया, लेकिन मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं, सेपरेट एंटिटी इज देयर बट इंडिविजुअल
असेट्स एंड लाइबिलिटीज हमने फॉर्म कर दिया. अब आप मेरे को बोलो अगर ऐसा है सेपरेट एंटिटी प्लस इंडिविजुअल असेट्स एंड लाइबिलिटीज, सेपरेट एंटिटी प्लस इंडिविजुअल असेट्स एंड लाइबिलिटीज. अब आप मेरे को बताओ, अब आप अपना एग्जांपल नंबर 2 जो है पॉइंट वो रीड करो. देखो क्या लिखा है. जॉइंट अरेंजमेंट इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड each party have right to individual assets and liabilities. Can I say this is also a joint operation? अरे तुम्हारे भेजे में कुछ जा रहा है क्या? लिखो ना यहाँ पे, लिखो यहाँ पे, ये भी तुम्हारा क्या है? जॉइंट ऑपरेशन. जूम वाले बच्चों ऑल गुड? हेमंत, वरुण, अमनजोत, वैष्णवी, मोक्षा, माही, चेतना, तुष्टि, धारनी, सो गुड टू सी ऑल. जय किशन, ऑल गुड? या मैम ऊपर स्क्रॉल करने का है? नहीं लिखा आपने? लो ओके. हर्ष, कार्तिक, अंजलि क्या बता. कार्तिक तो इधर ही है. कार्तिक तो एग्जिट कर सकता है अभी, दिख रहा है उधर अच्छे से एकदम. अंजलि, वेज अरीना, इज शी गुड? ओके. कौन सा देख रहा है? प्रथम, व्हाट आर यू वॉचिंग? ये वाला. ओके, बाकी है 28. ओके चलो डन. क्वेश्चंस आई एम वेटिंग फॉर यू. नॉट हंग्री. ओके. ऑडिट भी हो गया, बेटर लग रहा है. हाँ वेरी गुड. नॉनसेंस. ओके जाए आगे. कशी बेटा डन. चलो अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो. Continuing, above example. Continuing above example. अब मान लो ऊपर का सेम एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू करता हूं. एएस और मन जो है ना, उनका हक इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज पे नहीं है, लेकिन उनका हक ना नेट एसेट्स के ऊपर है. अब सवाल ये आता है कि नेट एसेट मतलब क्या होता है? इट इज असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. उन्होंने ये बोला कि जो नेट एसेट्स ऑफ मा लिमिटेड होगा, हमारा हक उस पर बनता है करके. अब आप मेरे को ये बताओ करके, डू दे हैव राइट्स ऑन इंडिविजुअल एसेट एंड लाइबिलिटीज? नो. डू दे हैव राइट्स ऑन नेट एसेट्स? यस. एम आई वेरी वेरी क्लियर? अरे यस और नो. बराबर. तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है? एग्जाम्पल नंबर 3. एक बार वो पढ़ने का ट्राई करते हैं. ये देख, ये देख क्या लिखा है. Joint arrangement is structured through a separate legal entity and parties have rights in net assets and not on individual asset and liability. मेरे को बुद्धि ला के बताओ, ये joint operation है कि joint venture है? Joint venture है. Am I very very clear? लिखो यहाँ पे therefore joint venture, joint venture, करेक्ट? बराबर. सॉरी, नेट एसेट्स पे कंट्रोल ये है कि अपन ऐसा बोलते हैं कि जब एंटिटी बंद हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर इज बेसिकली व्हेन यू वांट टू बिल्ड सम एसेट एंड आफ्टर दैट एसेट इज बिल्ड यू एग्जिट. सो व्हेन यू विल एग्जिट, तो कंपनी में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगे वो मिलकर अपन बांटेंगे. दैट इज कॉल्ड नेट एसेट्स. मेजरली फॉर हाईवे टेंडर्स, construction of dam, you enter into a joint venture only. Correct? Because there is lot of money involved, so one company cannot finance it fully, so you need to enter into a joint venture. समझा? ओके ये आगे जाओ क्या? ओके तो यहाँ पे लिखो करके बोल. करेक्ट.
उसमें ये अप्लाई ऐसा होगा कि मान ले द मोमेंट दे वांट टू एग्जिट आफ्टर पर्टिकुलर वेंचर, तो कंपनी के जो भी नेट असेट्स होंगे, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो दोनों आपस में बांट लेंगे वंस इट इज डन. हाँ, सो दे इट डिपेंड्स ऑन उनको क्या स्टेक चाहिए. लेट अस से दे कीप 60-40, सो इट्स 60-40. दे वांट टू कीप 51-49, तो 51-49, सिंपल एज दैट. जैसे द महाराष्ट्र गवर्नमेंट they wanted to create hyperloop with Elon Musk, Tesla. तो that was a joint venture कि भाई अपन क्या करेंगे, अपन टेस्ला बनाएंगे, ठीक है, एंड टेस्ला से अपन इनकम जनरेट करेंगे. सो टेस्ला डिसाइडेड आई विल टेक ऑल द इनकम, जैसे बाकी इंडिया में भी होता है, वंस द इनकम इज जनरेटेड आई विल एग्जिट इट, एंड उसके बाद आप पूरा टेक ओवर कर लेना. बट दे हैड दिस जॉइंट वेंचर, सिंपल, फेयर. जाओ आगे. ओके, तो आप लिखो ना करके, दिस एग्जाम्पल इज सेम, एक लाइन लिखो ना वहाँ पे, दिस एग्जाम्पल इज सेम as example number 2. This example is same as example number 2, but this example is same as example number 2, but parties have this example is same as example number 2, but parties have rights, directly in net assets and not on individual assets and liabilities. करेक्ट, डन. लिखा देयर फॉर जॉइंट वेंचर, खाली इतना वर्ड ऐड कर दो, देयर फॉर जॉइंट वेंचर. देयर फॉर जॉइंट वेंचर, डन. ओके, अब सुनो, अब एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनने का. एग्जाम्पल नंबर 4, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. बराबर है क्या? ओके, अब एक बार पेंच डाउन, पहले आप सुन लो फिर बात करते हैं. बोलू, सुनो. अपना पता है वो ऐसा एक वो ICI का ऑफिस है BKC में, पता है अपने को, जो लोग मुंबई के बाहर है उसमें बता. जैसे मेरी एक बच्ची है वो एक्चुअली मुंबई के बाहर की है, वो सिलीगुड़ी की है, ठीक है. तो BKC मतलब अपना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में. तो अपना जो ICI ऑफिस है वहाँ पे मस्त वाला बिल्डिंग है. इट इज़ अ फ्री लैंड दैट वी हैव गॉट, इफ इट ऑल यू नो, वी हैव गॉट दैट ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट टू टेल यू, ठीक है. You know this or don't? अपने को लैंड फ्री में मिला हुआ है. So we have shown to the educational department of India that we are a educational institution and that is why we have got that land free of cost. And वो पूरा बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन किया that is through donors. So people have donated a lot. जैसे अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा है खिमजी कुंवर जी, तो that every floor is donated by respective people, ठीक है. That is entire building is free by the way. So अभी ICI ऑफिस जो है BKC में है. अब आपको पता है तो इसके आसपास ना आपको 2 पेट्रोल पंप मिलेगा, ठीक है. एक तो है आपका HP का पेट्रोल पंप और एक है आपका इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप. 2 पेट्रोल पंप बाजू बाजू में, मतलब एक राइट हैंड साइड है, एक आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड है टुवर्ड्स दिस होटल, ठीक है. तो आपको 2 ऐसा पेट्रोल पंप मिलेगा. अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूँगा, ट्राई कर रहा हूँ. अभी जो HP है, अभी आपका इंडियन ऑयल है, ध्यान से सुनना. इन लोग क्या करते हैं, मान ले गुजरात से लोग ऑयल मंगाते हैं. गुजरात में ऑयल ऐसा डिफिकल्ट है बट एग्जाम्पल, गुजरात से मान लो लोग ऐसा ऑयल मंगाते हैं, ठीक है. ध्यान से सुनने का. तो अब गुजरात से ये एक पाइपलाइन है, इधर ऑयल आ रहा है, और इधर एक वापस एक पाइपलाइन है, और इधर ऑयल जा रहा है, बराबर. अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला यार HP और IO, मतलब इन लोगों का ऐसा अलग अलग पाइपलाइन है. इन्होंने क्या बोला, इन लोग बोला यार अपन क्या टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा 2 अलग अलग पाइपलाइन है, अपन एक काम करते, क्यों ना अपन एक कंपनी बनाते हैं. HP प्लस IO ने बोला अपन एक कंपनी बनाते HP IO लिमिटेड, और अपन ने पता है क्या करेंगे, अपन एक कॉमन पाइपलाइन बना देते हैं. क्या बना देते हैं, एक कॉमन पाइपलाइन. मतलब अपन ऐसा करेंगे कि ये तुम्हारा HP IO है, ठीक है. ध्यान से सुनना, ये तेरा वो गुजरात वाला वेंडर है,
अपन इससे ऐसा कॉमन पाइपलाइन बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन। फिर क्या करेंगे, ये अपना एचपी है, ये अपना आयो है, तू इधर ले ले, मैं इधर ले लेता हूँ। कई के लिए ऐसा दो अलग अलग पाइपलाइन बनाने का, तू भी पाइपलाइन बिल्ड, सो पाइपलाइन का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है करके, ठीक है, तो तू भी पैसा दे रहा है, मैं भी पैसा दे रहा हूँ, एक सिंगल पाइपलाइन बनाता है ना रोड के नीचे, उसको स्प्लिट कर देंगे। इज दिस पॉसिबल? भाई साहब यही होता है। तुम लोग जो बाजू में अलग अलग 2-3 पेट्रोल पंप देखते हो या विद इन रेडियस ऑफ तुम लोग 1 किलोमीटर देखते हो, तो क्या तुमको क्या लगता है हर एक जन क्या अलग अलग पाइपलाइन बनाएगा? जमीन के नीचे इतना जगह किधर है? ये यही होता है, देयर इज वन सिंगल पाइपलाइन, दैट्स इट। एंड द मोमेंट आपको तो बाजू जो पेट्रोल पंप दिखा ना, वो लोग हाईली प्रॉफिट में है, क्यों? एक पाइपलाइन ने स्प्लिट कर दिया, दैट्स इट। आपको समझ रहा है मैंने क्या बोला? सो वो लोग क्या कर देंगे, ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, सिंपल एज दैट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से सुनना। तो ये HPIO लिमिटेड है, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने बोला सेपरेट एंटिटी बनाते। क्या बनाते? सेपरेट एंटिटी, ठीक है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना बे, इधर लिखता हूं, रुक जा, ये बना, ये ले, ऐसी मतलब सेपरेट एंटिटी। अब मेरे को आपको कुछ सवाल पूछने का, ध्यान से सुनना। ये जो पाइपलाइन है, क्या ना ऐसे यहां पे दिखेगा? HPIO के बैलेंस शीट में दिखेगा, हाँ ना? अरे मैं आपको कुछ पूछ रहा हूं, जल्दी मेरे को बताओ, ये जो पाइपलाइन है ये किसके बैलेंस शीट में दिखेगा? HPIO के बैलेंस शीट में दिखेगा। अब मेरा आपसे ये सवाल है, क्या HPIO ये पाइपलाइन के द्वारा थर्ड पार्टी को पेट्रोल सप्लाई कर सकता है क्या? कैन दिस सप्लाई टू थर्ड पार्टी और कैन इट सप्लाई ओनली टू HP एंड IO? दैट इज माई क्वेश्चन। ये जो HPIO लिमिटेड कंपनी है, ये पाइपलाइन का यूज किसको अलाउ कर रहा है? HP एंड IO को कर रहा है या HPIO एंड थर्ड पार्टी को भी कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 मतलब कहने से ओनली HP एंड IO, मतलब कहने से इसने क्लियर कट बोला कि थर्ड पार्टी ना चले, थर्ड पार्टी नहीं चलेगा। अरे ध्यान से सुन, ये किसको दे रहा है? HP को दे रहा है, बराबर है क्या? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये देख, ये जो पाइपलाइन है HP को मिलेगा, IO को मिलेगा। क्या ये लोग थर्ड पार्टी को दे सकते क्या? नहीं दे सकते, बराबर। हाँ, HP तेरे को अपने कस्टमर को देने का है तो देना, अरे वो तो देगा ही ना, बिना कस्टमर को पेट्रोल दे पैसा कमाएगा। हाँ, तेरे को कस्टमर को देने का है तो देना, मैं किधर मना कर रहा हूं, अरे वो तो देगा ही ना, बिना कस्टमर को पेट्रोल दे पैसा कैसा कमाएगा। बट क्या HPIO कस्टमर को बेच सकता है क्या? नहीं, वो बेच ही नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता? बिकॉज उसका बहुत क्लियर विजन था कि भैया अपने को खाली HP और IO को देने का है, नो थर्ड पार्टी। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अब अगर आप वो एग्जाम्पल पढ़ते हो, ध्यान से सुनो, अपना वो लिखा है आपने, देखो क्या लिखा है, सुनो ये वाला, joint arrangement is structured through separate legal entity, that is can I say HPIO, and whole output from separate legal entity, that is HPIO, is only for parties to the arrangement and not for outside third party। मतलब HP और IO को ही जाएगा, थर्ड पार्टी को नहीं जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे जाके एक समय आएगा तुम फंसने वाले हो। मैंने HP और IO इनको मना नहीं किया है, वो लोग तो थर्ड पार्टी को बेचेंगे ही ना। लेट अस से IP डिसाइड्स कि मेरे को ना आगे भारत पेट्रोल पंप को भी ये पेट्रोल बेचने का है, अरे तो बेच ना, मेरे को क्या करने का है? तू तो थर्ड पार्टी को बेचेगा ही, बट क्या मैं भारत पेट्रोलियम को दे सकता हूं क्या? नहीं, मैं नहीं दे सकता। एम आई वेरी 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 क्लियर? तो इस केस में जॉइंट वेंचर नहीं है, इस केस में क्या हो जाएगा? जॉइंट ऑपरेशन। अरे तुम्हारे भेजे में कुछ जा रहा है क्या? तो ये भी क्या हो जाएगा? देयरफॉर इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट वेंचर नहीं है। डू यू गेट दिस? अरे जल्दी मेरे को बोलो। फेयर, लिखो ये एग्जाम्पल फटाफट। बहुत क्लीन है, नो डिफरेंस है। थर्ड पार्टी को बेच सकता है, थर्ड पार्टी को अगर बेचा तो फिर जॉइंट वेंचर हो जाएगा। वहाँ देख लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है वो मेरा भी तो मैं ऐसा लिख बोला ना, हिडन एडजस्टमेंट है, तो रुकना। हाँ, इसमें नेट एसेट्स होगा, किसमें? जॉइंट वेंचर में, और इसमें इंडिविजुअल होगा, करेक्ट। बट फिर उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मान ले अच्छा एक मुझे बता, इंडिविजुअल एसेट्स हुआ और थर्ड पार्टी हुआ, तो
तो भी जॉइंट वेंचर ही होगा. सो व्हेन इट इज थर्ड पार्टी इट इज जॉइंट वेंचर. ठीक है, तो दैट इज द हिडन एडजस्टमेंट वी विल राइट. लिख पहले. लिखो. डन. Those who have the respective audit lectures going on currently with your previous institute, please stay connected. Please allow me to guide you properly, है ना. थोड़ा बात करते रहो और मैं आपको बता दूंगा कि आपको कब FR छोड़ के वहाँ पे ऑडिट पे ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, थोड़ा सा ये 15-20 दिन का गैप है. विल ट्राई टू फुलफिल इट, डोंट वरी. आपका नुकसान अपन नहीं करेंगे. थोड़ा सा 15-20 दिन ही एक बार सेट हो जाने दो, बड़े चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, फिर आप मस्त ऑडिट करो. एंड मेहरबानी करके इफ़ योर IDT हैज स्टार्टेड, आई थिंक इज इट स्टार्टिंग टुमारो, प्लीज़ IDT में थोड़ा जान डालना. इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इज IDT. ठीक है, द फैकल्टी यू आर लर्निंग फ्रॉम वॉज द फैकल्टी आई हैव लर्न फ्रॉम. ओके, सेम फैकल्टी, डायनामिक फैकल्टी एंड वेरी गुड. सो आई वॉन्ट जस्ट टू टेल यू, बहुत जान डालना, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा. उसमें एग्जामिशन आपको आना ही चाहिए. तो आपका इट इज़ अ मेकर एंड ब्रेकर ऑफ ए पेपर. बहुत अच्छे से पढ़ना उसको. बहुत मुश्किल से चीज़ें हाथ में आई है, अभी जलवा मत दिखाना. ठीक है, प्लीज. फिर जाए आगे. डन. ए भाई लोग आगे जाए क्या? इज इट डन? Next lecture, this chapter is over. We start with Ind AS 28, which will be over by Sunday. Next lecture. This not this lecture, next lecture. This lecture we can try. एक आध सम छूट जाएगा max, but next lecture. Next lecture, first 1 hour maximum. That's it. अरे क्या बात है चेतना जी. चेतना जी is from सिलीगुड़ी, सिक्किम. She is in this batch only. Hi चेतना. ठीक है, ये आगे जाए क्या? मन बेवड़े लिखना. गुड टू सी यू चेतना, गुड टू सी यू. ये चाहे क्या आगे? मन टाइम पास कर रहा है यार, बोलना यार, हुआ क्या? चलो गाइस, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो. बोलू. ओके, थोड़ा सा ओरल टेस्ट लेते हैं. आप मुझे बताना, आप लिखना मत. ठीक है, कैन आई स्टार्ट? चलो. अपने ना जॉइंट अरेंजमेंट करके कुछ किया था. जॉइंट अरेंजमेंट जो पहला डेफिनेशन था, मैंने आपको ना लिखवाया भी था. बोलो जॉइंट अरेंजमेंट क्या था? मार दूंगा पकड़ के. देख के मैं भी बता सकता है. सॉरी, मैंने कुछ अंडरलाइन करवाया था रे. देयर वर 2 और मोर पार्टीज. अरे समझता है क्या? ठीक है, उसके बाद आगे जॉइंट कंट्रोल. रुको, जॉइंट कंट्रोल क्या था? देयर वॉज शेयरिंग ऑफ कंट्रोल एंड यूनानिमस डिसीजन मेकिंग. याद आ रहा है अपने को? फिर जॉइंट अरेंजमेंट की बात करूं तो इसमें 2 था. एक जॉइंट ऑपरेशन, दूसरा जॉइंट वेंचर. जॉइंट ऑपरेशन में 3 है और जॉइंट वेंचर में 1 है. याद आ रहा है अपने को? अब सुन, एक हिडन एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुन. मान लो सेम एज एग्जाम्पल नंबर 4 होता,
सेम एज एग्जाम्पल नंबर 4, एवरीथिंग सेम एज एग्जाम्पल नंबर 4, लेकिन अगर मैं थर्ड पार्टी को भी बेचता, मतलब ऐसा डीलिंग हुआ है कि HP आयो तो HP को बेचेगा, आयो को बेचेगा और थर्ड पार्टी को भी बेचेगा, तो जॉइंट ऑपरेशन के जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, इट इज अ हिडन एडजस्टमेंट नॉट रिटन देयर। देख लो इधर पर आपका ICI शाणा बन के आपको क्वेश्चन पूछता है, देखो क्या लिखा है यहां पे, क्या लिखा था, जॉइंट अरेंजमेंट इज स्ट्रक्चर्ड टू सेपरेट लीगल एंटिटी एंड होल आउटपुट फ्रॉम सेपरेट लीगल एंटिटीज ओनली फॉर पार्टीज टू द अरेंजमेंट एंड नॉट फॉर थर्ड पार्टी। मतलब अगर थर्ड पार्टी के लिए हुआ ना तो वो जॉइंट वेंचर हो जाएगा। हिडन एडजस्टमेंट लिख के रखो उधर, काम आएगा अपने को आगे समझ में। मैं जो बोलता हूं वैसा लिखने का, रुको, ये हिडन एडजस्टमेंट है। यहां पे एक करके ऐसा रिमार्क लिखो, कहां लिख रहे हो रिमार्क, जॉइंट ऑपरेशन में के जॉइंट वेंचर में। थैंक यू सो मच, लिखो उधर, लिखो सेपरेट एंटिटी बनाया एंड जो आउटपुट है, ठीक है, सेपरेट एंटिटी बनाया एंड जो आपका आउटपुट है, जो आपका आउटपुट है, इट इज नॉट ओनली फॉर own party but also for third party. Welcome beta, welcome. Not only for own party but also for third party, therefore joint venture tick. Therefore joint venture टिक। समझता है क्या मन भाई साहब, आगे जाओ क्या, डन। चलो थोड़ा सा भी ओरल टेस्ट लेते हैं, रेडी। अभी आप मत लिखना, खाली सुनना, आपको करने की जरूरत नहीं है। चलो बुक बंद करो एक बार, ओरल टेस्ट डन। ओके जूम वाले बच्चों, आप फटाफट आंसर करने का, तुम लोग भी आंसर करने का, डन। सुनो पॉइंट नंबर 1, ये अपना अक्षत है, ठीक है, ये अपना कार्तिक है, इन लोग साथ में एक डैम बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने ना नो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट रखा। कहते भाई अपन भाई है, कोई सेपरेट एंटिटी का जरूरत नहीं है। मेरे को बताओ जॉइंट ऑपरेशन के जॉइंट वेंचर, it has to be joint operation, first definition. Am I very very clear with that? Yes, no? Okay, चलो ठीक है। दूसरा सुनो, पॉइंट नंबर 2, वापस अपना ये अक्षत भाई है, ये अपना कार्तिक भाई है, इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुन, सेपरेट एंटिटी फॉर्म किया, इन्होंने बोला अपने को डैम बनाने का है, ठीक है, लेकिन ना अपन ऐसा इंडिविजुअल बाटा बाटी नहीं करेंगे कि ये तेरा, ये मेरा, 2 तेरा, 3 मेरा, वो सब नहीं करेंगे, बराबर। अपन ऐसा बोलेंगे अपना ना कंपनी के नेट असेट्स के ऊपर हक है, नेट असेट कंपनी के हैं, और जिस दिन अपन वाइंड अप करते हैं वो असेट्स अपन अपने आप में रेशो में बांट देंगे। अपना इंडिविजुअल के ऊपर हक नहीं है, नेट्स असेट्स के ऊपर हक बनता है। अगर आपको पता है जो पार्टनरशिप एक्ट होता था ना, पार्टनरशिप एक्ट में उसमें कभी कभार ऐसा भी होता था कि इंडिविजुअल असेट्स के ऊपर हक होता था, कि जैसे लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर ए, अगर आपको याद है तो करके। सो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं वैसा नहीं, अपन नेट असेट्स की बात करते हैं। मेरे को बताओ जॉइंट ऑपरेशन के जॉइंट वेंचर, इट हैज टू बी जॉइंट वेंचर। अरे आपको समझता है क्या? अच्छा तीसरा, ध्यान से सुन, तीसरा डिफिकल्ट सुन, वापस अपना जो अक्षत भाई है और अपना कार्तिक भाई है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बनाया सेपरेट एंटिटी बनाया। ध्यान से सुन, अब ये सेपरेट एंटिटी का लेटेस्ट से ये पाइपलाइन है, ठीक है, इन्होंने बोला ये होगा एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फॉर अक्षत एंड कार्तिक, एक्सक्लूसिव फॉर अक्षत एंड कार्तिक। बताओ एक्सक्लूसिविटी है, एक्सक्लूसिविटी ऑपरेशन के वेंचर, तो सर दिस हैज टू बी जॉइंट ऑपरेशन। एम आई वेरी वेरी क्लियर? लेकिन लेकिन इन्होंने अगर बोला, ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 है, इफ
फॉर थर्ड पार्टी ऑल्सो, बोल दिया होता हिडन एडजस्टमेंट थर्ड पार्टी के लिए भी है तो क्या होता, देन इट इज जॉइंट वेंचर। एम आई वेरी 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 क्लियर? आपके जो सम्स है ना वो आपको इसके ऊपर आते हैं। क्यों सर, फर्क क्या है? पहला आपको पहचानना है, पहचानने के बाद दोनों का अकाउंटिंग का तरीका अलग है। सो इफ इट इज जॉइंट वेंचर द अकाउंटिंग इज डिफरेंट, इफ इट इज जॉइंट ऑपरेशन द अकाउंटिंग इज डिफरेंट। दैट इज आपका पहला रूल ये बनता है कि पहले ये बताना है कि जॉइंट, ध्यान से सुन साइकिल, पहले ये बताना है कि जॉइंट अरेंजमेंट है कि नहीं है। जॉइंट अरेंजमेंट नहीं हुआ ना तो कुछ पिक्चर उधर ही खत्म हो जाएगा। सर ऐसा कुछ है, हाँ एक सीनर ऐसा भी आएगा, तेरे को घुमाएगा, तेरे को बताने नॉनसेंस, ये तो जॉइंट अरेंजमेंट ही नहीं है, पिक्चर गेम ओवर। जॉइंट अरेंजमेंट हुआ उसके बाद ये बताने कि जॉइंट ऑपरेशन है कि जॉइंट वेंचर है, और ये बताने के बाद ये तेरे को बताने कि अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मतलब जॉइंट ऑपरेशन का अकाउंटिंग अलग है, जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग अलग है। एम आई वेरी वेरी क्लियर? समझता है कि मैंने क्या बोला? चलो आओ, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, टेल मी द नेक्स्ट हेड। अबे चैप्टर खत्म नहीं हुआ, नॉनसेंस। हेडिंग मतलब पॉइंट नंबर, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, टेल मी पॉइंट नंबर। Point number 5, accounting for a joint arrangement. बोल भाई। जी जी इंडिविजुअल, एक तो इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज है तो तेरा 2 हो गया, एक्सक्लूसिव कंट्रोल है तो 3 हो गया, तो दोनों मीट हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट इज जॉइंट ऑपरेशन। यस, डन डन। सी आई टेल यू समथिंग वेरी नाइस, ध्यान से सुनो, देखो इंपॉर्टेंट, इसने तूने पूछा तो बताता हूँ। जैसे वी आर ना, वी आर ऑल्सो, I don't know you see the Instagram of mine or not. So we are associated with Radisson Lonavala, ठीक है, which is like the second largest chain of Radisson. The first one is Udaipur, second was in Lonavala. So I have an event management company also, ठीक है. So there we are the event planners exclusive. मतलब वहाँ अगर किसी को वेडिंग करना है और उसको इवेंट प्लानर चाहिए तो वो हमारे पास ही आएगा और नहीं आ सकता किसी के पास, ठीक है. वी हैव एन एक्सक्लूसिविटी देयर. नाउ लेट अस से आई गो देयर फॉर स्टे पर्पस, मेरे को वहाँ पे स्टे करने का है. सो वी आर काइंड ऑफ दे आर फैमिली मेंबर्स नाउ बिकॉज वी हैव दैट बिजनेस डीलिंग थिंग. सो वी गेट 30% ऑफ, 30 to 40% ऑफ. वी गो देयर तो मेरे को 30-40% ऑफ मिलेगा. तू जाएगा ना तो तेरे को ऑफ नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं तो उनके साथ बिजनेस पार्टनर हूँ, तो मेरे को मिलता है, तेरे को ऑफ नहीं मिलता. लेट अस थिंक फ्रॉम Radisson पर्सपेक्टिव. Radisson इज बेसिकली ओन्ड बाय 3 people. 3 लोग होल्ड करते हैं Radisson लोनावाला को, एंड इट इज लाइक अ बिग प्रॉपर्टी. दैट इज वेयर अनंत अंबानी डिड अ फंक्शन देयर, KL राहुल, अथिया शेट्टी डिड देयर वेडिंग देयर, ठीक है. तो वहाँ पे काफी 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 ज्यादा बड़ा प्रॉपर्टी, काफी फैला हुआ प्रॉपर्टी है, ठीक है. अब वो ना 3 लोग ओन करते हैं, तीनों का नाम भी मेरे को पता है. अब ध्यान से सुन, उनका अरेंजमेंट ये है कि ना जो इनर मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, जैसे हम लोग भी यूज कर सकते हैं, तू भी यूज कर सकता है. लेकिन अगर मैं क्या ना, मैं तो मेरे को ना एक्सक्लूसिव कंट्रोल है कि मैं जो प्रॉपर्टी चूज करना ना, मैं वो भी प्रॉपर्टी चूज. जैसे मेरे को ना 3rd फ्लोर का वो कोने वाला रूम चाहिए, मेरे को वो रूम चाहिए, इसमें जकूजी है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ. तेरे को वो चॉइस नहीं है. मैं भी जा रहा हूँ, तू भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, तू भी जा रहा है. Radisson एज अ प्रॉपर्टी कैन ऐसे एक्सक्लूसिव कंट्रोल है भी, और थर्ड पार्टी को भी अलाउ कर रहा है. सो दैट इज जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर. समझा मैंने क्या बोला? एम आई वेरी वेरी क्लियर? येस, नो? ओके, फेयर. अब ये लिखो, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट अरेंजमेंट. डन? लिखो साथ में. कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा तेरे को, चुप बैठ. हाँ, नहीं हमने नहीं करवाया. फंक्शन वहाँ पे उसका हुआ है करके, उसका एक गुजरातियों में एक फंक्शन होता है लगन लखवानू करके, गुजरात, उसका वो फंक्शन उधर हुआ है, ठीक है. KL राहुल का सब कुछ वहाँ पे हुआ, उसका जो फेरे है वो वहाँ पे नहीं हुए थे. दैट्स इट, ठीक है. जॉइंट वेंचर हुआ ना, दे अलाउ टू थर्ड पार्टी ऑल्सो ना, नॉट जस्ट फॉर फैमिली मेंबर्स, दे अलाउ टू थर्ड पार्टी ऑल्सो. जॉइंट वेंचर. डन? लिखो, अकाउंटिंग फॉर अ जॉइंट अरेंजमेंट. लिखो, लिखो, जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट वेंचर, जॉइंट ऑपरेशन एंड जॉइंट वेंचर. अब लिखो, पहले तो जॉइंट ऑपरेशन हुआ ना, तो नो CFS एप्लीकेबल. इसको CFS एप्लीकेबल ही नहीं होता.
खाली साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया है, दैट्स इट। प्लान करेंगे, एग्जिट कर देते हैं, सीएफएस अप्लाई नहीं होता। बराबर है क्या? लेकिन यहां पे लिखो इन एसएफएस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंड एस 111 जो आपका करंट स्टैंडर्ड है, उसमें एक मेथड है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन वो अप्लाई हो जाएगा। सर वो क्या होता है? टाइम पास मेथड है, नाम इतना बड़ा दिया है, घटिया मेथड है, कुछ नहीं है। सर क्या है बताओ ना फिर भी। तो लिख ईच पार्टी that is joint operator, each party that is joint operator will record its own share. Each party that is joint operator will record its own share of assets, liabilities, expenses and revenue. Each party that is joint operator will record its own share of assets, liabilities, expenses and revenue in SFS. मतलब क्या? ऐसा समझने का कि सामने वाली कंपनी में मतलब जो भी बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन में असेट लायबिलिटीज है वो अपने ही है, तो अपना जो शेयर है अपन रिकॉर्ड कर लेंगे। समझता है कि मैंने क्या? सर कैसे करेंगे है वो सम्स आएगा तब बताऊंगा, डोंट वरी, काफ़ी इजी है, कोई रॉकेट साइंस। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लाइट चैप्टर है, ठीक है। ये कराना पड़ रहा है बिकॉज कंसोलिडेशन का हिस्सा है, तो इसको करना पड़ता है अपने को। वी कैन दिस इज सर आर वी स्टिल डूइंग कंसोलिडेशन? यस, बट सर आर वी स्टिल डूइंग द मेन पार्ट? नो, इट इज ऑलरेडी बीन डन। मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, सब कुछ जो मेन चीज़ें सब हो गया, ये साइड लाइन है, 5 मार्क अपन कर रहे हैं। समझता है क्या? लेकिन इसके बिना फिलर, इसके बिना आगे नहीं जा सकते, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर लिखो, जॉइंट वेंचर। अब इसमें 2 हिस्से, इन एसएफएस और इन सीएफएस। सर इधर सीएफएस आएगा? सर वो तो हो गया, अबे बाकी है, रुकना। इन एसएफएस एंड सीएफएस 110 बाकी था थोड़ा सा। नो माही, अपन ने पीएनएल कर दिया था ना, पीएनएल कर दिया तो एंड हो गया ना बेटा। अरे लास्ट लेक्चर में अपन ने पीएनएल कंप्लीट किया था ना, दैट्स इट, पीएनएल इज एंडेड मैम, सो 110 इज ओवर मैम। अपन ने कवर करके ही मैंने आपको बोला था, आपका लेक्चर चालू करवाया था, ठीक है। पीएनएल हो गया था ना तुम्हारा, श्योर राइट, सम भी हो गया था ना, सो दैट्स इट, 110 इज डन। एक ही सम है उसमें, पीएनएल के ऊपर सम्स ही नहीं है मैम, नेवर दे आस्क सम ऑन पीएनएल, सो दे डोंट हैव एनी सम्स ओनली, सो वो मैंने ही क्रिएट किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ करेक्ट, दैट इज जस्ट वन सम, ओनली वन सम इज देयर, करेक्ट, दैट्स इट, 110 इज ओवर मैम, डन। हाँ बहुत अच्छा काम किया अपन ने, रिवाइज नहीं किया बोल रहे। अब सुन, इन सीएफएस में, सॉरी मैम, ओके ओके, आई थिंक बाद में प्रज्ञेश सर आ गए थे बात करने शायद, उसके बाद आई थिंक वी हैव स्टॉप, करेक्ट, बट इन पीएनएल हो गया, दैट्स इट, इतना ही है, करेक्ट, ठीक है, दैट्स। अब सुन, लिख यहाँ पे सीएफएस में ना, सीएफएस में लिखो यहाँ पे इंड एएस 28 में सीखेंगे इक्विटी मेथड। मतलब सर आप ऐसे बोल रहे हो क्या कि जॉइंट वेंचर का सीएफएस में क्या इफेक्ट होगा, वो हम 110 में नहीं 28 में सीखेंगे? हाँ यू आर करेक्ट, मैं यही बोल रहा हूँ। समझता है क्या? सर नाम क्या है? नाम है इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, लिख दो यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। अरे समझता है क्या? जॉइंट वेंचर का डेफिनेशन इधर है, जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग 28 में है, 28 कल सा स्टैंडर्ड है, इसके बाद वाला। अरे आपको समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? चलो, इज इट डन? ठीक है,
अब ये वाला एसएफएस में क्या करेंगे, एसएफएस की जो अकाउंटिंग है वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो सर। कभी इन डैश 27 जो स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया था, इन डैश 27 सर क्या करवाया था मैं बताता हूँ, लिख अपने को याद नहीं मुझे पता है, लिख करेक्ट मुझे अपने को मुझे पता है याद नहीं, अपने को लिखो एक लाइन लिख देंगे याद आ जाएगा। लिखो शो इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, इन जॉइंट वेंचर एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू। शो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अरे अपन कंसोल सीख के आए ना, उसमें अगर अपन किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे तो अपने इन्वेस्टमेंट में दिखता था ना अपने को कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फिर जब कंसोल बनाते तो इन्वेस्टमेंट कट जाता था और सामने वाले के एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाते थे। अरे याद, इतना तो याद आ रहा होगा, मन याद आ रहा है कि नहीं अपने को? हाँ क्या कार्तिक तेरे को ऐसा पीटूंगा ना मैं। लिखो यहाँ पे ऐसा एक बनाओ यहाँ पे डायग्राम, किधर बना रहे हो, एसएफएस के नीचे ऐसा बनाओ बैलेंस शीट। यहाँ पे लिखो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। कैन बी कॉस्ट और फेयर वैल्यू। हाँ मैं एक मिनट रुक, अरे समझता है क्या? आई रिपीट, ये मैंने आपको कंसोलिडेशन करते टाइम सिखाया था। अगर आपको याद, अपन ने 6 से 7 एग्जांपल्स हैंड रिटन किए थे, उसमें हर बार ये आता था कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट करके आप लिखते थे इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी, अपन ऐसा बोलते थे पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को अक्वायर किया, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड आपके बैलेंस शीट में होता था। अरे आपको याद आ रहा है क्या? तो वो किस पे होता था, या तो कॉस्ट या तो फेयर वैल्यू, सिंपल। तो दैट इज इंड एस 27 ओनली। एंड जब आप सामने वाले के साथ कंसोलिडेशन करते हो तो इन्वेस्टमेंट कट जाता है और सारे एसेट्स लायबिलिटीज आप दिखाते हो। याद आया? ये ले माही, जल्दी आ, और काका को भेजना एक बार अंदर। डन भाई लोग आगे जाओ, माही आई एम वेटिंग फॉर यू बेटा। काका ये चल नहीं रहा है, ये दबा रहा, आवाज ही नहीं आ रहा है। ठीक, बाहर पानी का बॉटल है, हाँ पानी दो ना उसमें से, ये लो, उसको थोड़ा वॉश कर लेना फिर देना। ये लो ये भी है काका, दोनों को वॉश करना अंदर से फिर देना प्लीज। हाँ थैंक यू सो मच। ओके ए मेरी बात सुनो, आगे जाओ। डन, ओके अब लिखो इधर, फिर सम चालू करते हैं। चलो कशिश जल्दी। डन, चलो बुशरा मैम, कशिश, कैन वी स्टार्ट? अक्षत ऑल गुड, स्टार्ट करेगा भाई? चलो 1 2 3 स्टार्ट। क्या लिखा रहे हो सर? लिखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, जो जॉइंट ऑपरेशन है उसका जो डेफिनेशन है वो 111 में है, उसका जो अकाउंटिंग है वो भी 111 में है। ये 3 लाइन नहीं है, इंड एस का नंबर है, ठीक है? प्लीज अच्छे से लिखो वरना फिर मेरे को ही पूछोगे सर ये क्या नई चीज है ना? जॉइंट ऑपरेशन का अकाउंटिंग डेफिनेशन एज वेल एज अकाउंटिंग दोनों इंड एस 111 में है, ठीक है? लेकिन जो जॉइंट वेंचर है उसका जो डेफिनेशन है वो इंड एस 111 में है। लेकिन अगर मैं उसके अकाउंटिंग की बात करूं, तो एसएफएस का जो अकाउंटिंग है ना वो इंड एस 27 में, और जो सीएफएस का अकाउंटिंग है वो इंड एस 28 में है। सीएफएस का अकाउंटिंग इंड एस 28 में। एम आई वेरी 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 क्लियर? तुमको समझा कि मैं क्या बोला? साइलेंस प्लीज। डन, हो गया।
मेरे को आपको ना मेरे कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं। अब इस चैप्टर का थोड़ा ब्यूटी है, अपनी बुक में तो क्वेश्चन है ही जो अपन करने वाले, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है जो आपकी बुक में नहीं है। मतलब एक मॉक टेस्ट पेपर में है, थोड़ा आरटीपी में तो है मेरे पास वो सब, ठीक है। मैं आपको वो भी कराने वाला हूँ अभी ही। तो एक बार मेरे को आपसे 30 सेकंड से जो मैंने आपको करवाया ना, फटाफट रिवाइज करो। मेरे को एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन खोलना है, जल्दी जल्दी करो। वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। अच्छा सर कंसेप्ट खत्म हो गया? नहीं, एक दो कंसेप्ट और है पर वो छोटे छोटे हैं, वो सम के साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी करो, मेरे को एक क्वेश्चन खोलना है फटाफट। हाँ हाँ बताऊंगा ना यार माही, क्यों नहीं बताऊंगा। ये ले यार, क्या टेंशन है लाइफ में। ये बात मत करना यार, अभी अपन आज ही तो मिले यार। कार्तिक नॉनसेंस। अक्षत तेरे ग्रुप पे भी भेज दिया है, ठीक है, भेज देना। मतलब तेरे को भेज रहा हूँ, ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। एक बार रिवाइज करो ना फटाफट। और अपने वो पीए वाला जो ग्रुप है फाइनल का, उस पर भी भेज रहा हूँ, ठीक है। जल्दी। वन सेकेंड, मैं आंसर भी कर देता हूँ, रुक जा, एक सेकेंड दो मेरे को। मन, फोन अंदर रख। हाँ मतलब वही बोला, अंदर रख। तेरा फैकल्टी है मैं, थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है तेरे से, 1% ज़्यादा नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ कम कर दे, मैं तो खुश होऊंगा। मैं तो क्यों नहीं कर पा रहा है, तू करना। ओके दैट्स इट। सुनो अभी, सुनो अभी, ये क्वेश्चन एज वेल एज आंसर दोनों तुम्हारे पीए वाले ग्रुप पे भेज दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अक्षय को भी भेज दिया है, तो वो तुम्हारे रिस्पेक्टिव अनऑफिशियल ग्रुप पे भेज देगा, ठीक है। ओके अब मेरी बात सुनो, अपनी बुक में हेडिंग दो, हेडिंग दो, हेडिंग दो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डैश, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डैश, मॉक टेस्ट पेपर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डैश, मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 22। प्लीज अच्छे से लिखना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन डैश, मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 22। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन शीट में नहीं है सर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन शीट में होगा, नहीं है क्या मैम? होगा होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन शीट में नहीं होगा, मतलब आई डोंट नो। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ढूंढा था तो मैं करवा रहा हूँ, मैंने भेज दिया ना, कर लो ना। एक दो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यार, वो थोड़े से वरना छूट जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन शीट में नहीं होगा शायद, नहीं है ना बशरा मैम? आई डोंट थिंक इट इज देयर। डन, ओके। तो मैंने भेज दिया ना, जो टेंशन क्या है, ग्रुप पे भेज दिया ना, अलग से इसको रिकॉर्ड कर ले, बेल करके रख दे। मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 22, अप्रैल 22 प्लीज अच्छे से लिखना, है ना। और लिखो क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A प्लीज अच्छे से रिकॉर्ड करना, बिकॉज मॉक टेस्ट पेपर साल के 2 अटेम्प्ट होते हैं, तो आप नहीं लिखोगे, कभी मिस हो गया तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 22 क्वेश्चन 3A, ऐसा करके आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देना, ठीक है ना। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, एक बार और करना, एग्जाम के एक दिन पहले मत करना। तो सर अभी क्यों करवाया? अरे नॉनसेंस, अभी तो कर, ठीक है। चल प्रथम, प्रथम तो देख रहा है ना लेक्चर। चलो मेरी बात सुनो, टाइम पास मत कर। चलो 1 2 3 स्टार्ट। मन चल रीड कर, जूम करो, ले।
भाई लोग 6 मार्क का क्वेश्चन है, बोल भाई, थोड़ा जोर से पढ़ना। टू पार्टी स्ट्रक्चर अ जॉइंट अरेंजमेंट इन एन इनकॉर्पोरेट एंटिटी ए, मतलब बुद्धि में पहले ये क्लियर कर लो कि एक सेपरेट एंटिटी बनाया, दैट इज एंटिटी ए। ठीक है, आगे बोल। इन विच ईच पार्टी हैज गॉट 50% ओनरशिप इंटरेस्ट, मतलब 50% स्टेक है। ठीक है, देन द पर्पस ऑफ द अरेंजमेंट इज टू मैन्युफैक्चर मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द पार्टीज फॉर देयर ओन इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बोला कि भाई अपन ना रॉ मटेरियल खरीदेंगे फिर इंडिविजुअली मैन्युफैक्चर करेंगे। Yes, sir. The arrangement ensures that parties operate the facility that produces the materials to the quantity and quality specification of parties. The legal form of entity A through which the activities are conducted initially indicates that assets and liabilities held in entity A are the assets and liabilities of entity A. तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, एंटिटी ए के जो असेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे वो तो एंटिटी ए के ही होंगे। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टीज डज नॉट स्पेसिफाई दैट द पार्टीज हैव राइट टू असेट और ऑब्लिगेशन फॉर द लायबिलिटीज ऑफ एंटिटी ए। ऊपर वाला लाइन में बोलता है कि हमारे जो इंडिविजुअल पार्टीज है उनका कोई हक नहीं बनता है असेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर, ऐसा ऊपर वाले लाइन में बोलता है, कोई हक नहीं बनता है। ठीक है सर। There are following other relevant facts and circumstances. ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं, सुनो। The parties agreed to purchase all output produced by entity A in a ratio of 50-50. Entity A cannot sell any of the output to third parties. Cannot sell any of the output to third parties unless this is approved by two parties to the arrangement. मेरे को बताओ, थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? बेच सकता है पर अप्रूवल चाहिए। मतलब कहने से बिना अप्रूवल के नहीं बेच सकता, मतलब नहीं बेच सकता। आपको समझ रहा है? मतलब ये जॉइंट वेंचर है कि जॉइंट ऑपरेशन है? जॉइंट वेंचर है कि जॉइंट ऑपरेशन है? इट इज जॉइंट ऑपरेशन ना भाई, जॉइंट ऑपरेशन। कैन आई सेल टू थर्ड पार्टीज? नो। कैन आई, देख भाई मेरी बात ध्यान से सुन, तू मेरे अप्रूवल के बिना बेच सकता है क्या? नहीं, तो नहीं बेच सकता। तू अगर मेरे, अरे भाई बात ध्यान से सुन, जॉइंट वेंचर में क्या होता है? आई कैन सेल इट टू थर्ड पार्टीज, मेरे को तेरा अप्रूवल नहीं चाहिए। मतलब अगर तेरे को मेरा अप्रूवल चाहिए तो तू नहीं बेच सकता, मतलब तेरे को तू बेच ही नहीं सकता बिना मेरे अप्रूवल के, मतलब तू नहीं बेच सकता। आपको समझ रहा है मैंने क्या बोला? मतलब इट इज जॉइंट ऑपरेशन। बेच सकता है इंडिविजुअली तो जॉइंट वेंचर हुआ ना। तो समझा मैंने क्या बोला? बोल। नहीं, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसको तेरे को अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू इनकॉर्पोरेट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर एग्जांपल मन एंड आदित्य फॉर्म मन आदित्य लिमिटेड, सो दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मन इज अ सेपरेट, आदित्य सेपरेट। मन आदित्य को किसी का अप्रूवल का जरूरत नहीं है, तो अगर मन आदित्य लिमिटेड डायरेक्टली बेच सकता है तो जॉइंट वेंचर है। मन आदित्य बेच ही नहीं सकता, मतलब बेच ही नहीं सकता, या तेरे को बेचना है ना तो तेरे को हमारा अप्रूव चाहिए, मतलब तू नहीं बेच सकता, तो जॉइंट ऑपरेशन है। नहीं, उसमें ऐसा था कि एचपीआईओ जो है ना वो बेच सकता है, थर्ड पार्टी को बेच सकता है, तो अपना वो हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, तो वो जॉइंट वेंचर हो गया। नहीं बेच सकता तो जॉइंट ऑपरेशन है। समझा? जैसे यहां पे भी ना वो बिना हमारे अप्रूवल के नहीं बेच सकता ना, मतलब फिर तो सेपरेट लीगल एंटिटी कैसा हुआ रे? अ सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स यू डोंट नीड एनीबॉडीज अप्रूवल, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स इट। यू जस्ट नीड शेयर होल्डर्स अप्रूवल, बट यहाँ पे तो वो भी नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? सो इफ यू डोंट नीड एनीबॉडीज अप्रूवल देन यू आर अ जॉइंट वेंचर। If you need people's approval, who are the venturers of that company, then you are not a joint venture, you are a joint operation. समझा? तो लिखो पार्ट वन। पार्ट वन, बोलना। अरे डिस्कस कर सकते हैं अपन, टेंशन क्या है, बोलना। एंटिटी ए है ना, बट एंटिटी ए को उन्होंने वो हक ही नहीं दिया। कायदे से एंटिटी ए के पास पूरा हक बनता है, बट मेमोरेंडम में लिख दिया कि ये लोग दोनों अप्रूव करेंगे ना तो ही फाइनल अप्रूवल है। तो फ्लॉ है ही ना, बहुत बड़ा फ्लॉ है। यू कैन क्रिएट अ जॉइंट वेंचर विच इज एक्चुअली नॉट अ जॉइंट वेंचर, दैट वो तो है ही ना, दैट इज अ लीगल फ्लॉ। तभी तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि इन रियलिटी में जॉइंट वेंचर है कि जॉइंट ऑपरेशन है, वही तो अपन देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, किसने मना किया? तो लीगल करेक्ट फ्लॉ है, किसने मना किया? यू कैन डू दैट। सो यू कैन एक्चुअली ओपन अ जॉइंट वेंचर बट ऑपरेट इट लाइक अ जॉइंट ऑपरेशन, कैन डू दैट। लिखो पार्ट वन, आउटपुट
output only for joint operators. Output only for joint operators. Therefore, it is a joint operation. इज इट क्लियर? अच्छा, अभी भी पार्ट 1 खत्म नहीं हुआ है, अपन ने तो क्या मिड में आंसर दे दिया, पार्ट 1 बाकी है। देखो क्या लिखा है, बिकॉज द पर्पस ऑफ द अरेंजमेंट इज टू प्रोवाइड द पार्टीज विद आउटपुट दे रिक्वायर, सच सेल्स टू थर्ड पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू बी अनकॉमन एंड आर नॉट मटेरियल। देख बोल भी दिया कि होने ही नहीं वाला है, तो अगर होने ही नहीं वाला है तो कहने से ये तो जॉइंट ऑपरेशन ही हुआ, खत्म। अब आगे वाला जो है ना वो भी पार्ट 1 का ही पार्ट है, टाइम पास कर रहा है। बोलता है प्राइस ऑफ आउटपुट सोल्ड टू पार्टीज इज सेट बाय बोथ पार्टीज एट अ लेवल दैट इज डिजाइन्ड टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन दिस ऑपरेटिंग मॉडल। अरेंजमेंट इज इंटेंडेड टू ऑपरेट अ ब्रेक इवन लेवल। टाइम पास। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट पैटर्न डिसाइड विद अरेंजमेंट इज जॉइंट ऑपरेशन जॉइंट वेंचर। आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया। अब दूसरा वाला पार्ट 2, विल योर कंक्लूजन चेंज इन केस एंटिटी ए सेल्स ऑल इट्स आउटपुट टू थर्ड पार्टीज इंस्टेड ऑफ ओनर। बताओ, मैं ना थर्ड पार्टी को भी बेच रहा हूं, जॉइंट ऑपरेशन के जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर। तो लिखो, अच्छा इसमें तो एक मस्त काम किया है, बोलता ओनर्स को बेचने का ही नहीं है, थर्ड पार्टी को बेचने का है। अरे क्या फर्क पड़ता है, तो द मोमेंट तुमने थर्ड पार्टी को बेचा ना, इट हैज टू बी जॉइंट वेंचर। खत्म। लिखो पार्ट 2, कैन सेल टू थर्ड पार्टी, कैन सेल टू थर्ड पार्टी, देयरफॉर can sell to third party, therefore it is joint venture, therefore it is joint venture। क्योंकि माही कंपनी मीन्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसको जॉइंट ऑपरेटर्स का अप्रूवल का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बेच सकता है। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली बेच सकता है तो जॉइंट वेंचर है, अगर उसको अप्रूवल चाहिए मतलब वो नहीं बेच सकता, तो वो नहीं बेचने वाले क्लॉज में आ जाता है, दैट इज व्हाई इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन। ओके गाइस, कार्तिक अक्षत आंसर रीड करो क्विकली। पैराग्राफ के बाद वाला जो पहला लाइन है देखो, क्लियर कट उन्होंने लिखा है, इट हैज टू बी अ जॉइंट ऑपरेशन। डन। डन। बात ही नहीं कर रहे यार। मन बेटा, ऑल गुड, जाओ आगे। थैंक यू। डन। चलो, अब आपको याद है करके, सर इफ देन इट इज सेलिंग ऑल द मटेरियल थर्ड पार्टी, तभी भी अप्रूवल तो लगेगा ही ना, देन वाई जॉइंट वेंचर? कशिश वैसा नहीं है, वो तो मतलब लगेगा ही ना करके, कंपनीज को ऑपरेट तो उसके डायरेक्टर्स ही करते हैं ना, बट आपको ये देखना है कि तो बेच सकता है कि नहीं बेच सकता, वो जो अप्रूवल लगेगा ना करके वो डायरेक्टर अप्रूवल है। ठीक है, वो डायरेक्टर अप्रूवल हो जाता है कि भाई मैं कस्टमर को बेचूँ कि नहीं बेचूँ, वो डायरेक्टर अप्रूवल है। तो ये अलग है, जो आप बोल रहे हो ना वो डायरेक्टर अप्रूवल है, जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है करके वो शेयर होल्डर अप्रूवल की बात कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सेल टू थर्ड पार्टीज, and for that if you need, let us say, the shareholders approval or the joint operators approval, then actually
आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो वो जॉइंट ऑपरेशन है। बट आप अगर डायरेक्टली बेच सकते हो एज गुड एज यू आर सेलिंग इट टू कस्टमर्स करके, जस्ट आपके जो डायरेक्टर्स है या जस्ट आपके जो मैनेजर है वो अप्रूव करने चाहिए, अगर ऐसा है देन यू आर अ जॉइंट वेंचर। समझा? माही पटेल, इज इट क्लियर? मेरी बात सुनो, आई रिपीट अगेन, सुनो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को थर्ड पार्टी को बेचने के लिए जॉइंट ऑपरेटर्स का अप्रूवल चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास वो अथॉरिटी ही नहीं है कि आप थर्ड पार्टी को बेच सकते हो, मतलब आप नहीं बेच सकते, तो वो जॉइंट ऑपरेशन है। लेकिन अगर आप बेच सकते हो, आपको आपके जॉइंट ऑपरेटर्स के अप्रूवल का जरूरत नहीं है, खाली आपके डायरेक्टर्स या मैनेजर्स के अप्रूवल की जरूरत है कि ये ले कस्टमर ही है ना अपना, ये ले बेच दे, मैं साइन कर देता हूं। अगर ऐसा है देन यू डोंट नीड जॉइंट ऑपरेटर अप्रूवल, यू जस्ट नीड मैनेजर अप्रूवल, देन इट इज अ जॉइंट वेंचर। ओके, क्लियर? वेरी गुड, नाइस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको पता है वो इंडेक्स 111 में, मन ध्यान से सुन, अभी जो अपन इंडेक्स 111 कर रहे थे, मैंने आपको लिखाया था देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन। दिख रहा है आपको? इधर 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 मैंने यहां पे क्या लिखाया था, ध्यान से सुन, देख, मैंने आपको ये बोला था कि अगर जॉइंट ऑपरेशन होता है तो अपन एसएफएस में प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन करेंगे, बिकॉज सीएफएस तो एप्लीकेबल ही नहीं है। अब प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, ईच पार्टी दैट इज जितना भी जॉइंट ऑपरेटर है वो लोग क्या करेंगे, दे विल रिकॉर्ड देयर ओन शेयर ऑफ असेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस। अरे बराबर कि नहीं? ठीक है, और कहां रिकॉर्ड करेंगे? एसएफएस में, अपने अपने एसएफएस में। तो इसके ऊपर अभी अपने को एक सम करना पड़ेगा। एक काम करो, मेरी बुक में ना ये चैप्टर में ना क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या चाहिए बेटा? एसी का रिमोट, आई थिंक आई हैव इट, ये लो, आई हैव इट, टेक इट, यप, डन। मेरी बात सुनो, कैन आई स्टार्ट? इस क्वेश्चन को ना मार्क करो एलडीआर, इस क्वेश्चन को मार्क करो एलडीआर, डन। तुम वाले बच्चों डन? अभी सुनो, एक मस्त पहले तुमको गुड न्यूज देता हूं, अभी मैं देने वाला था बट कशिश उठ के चले गई। सुनो, बोलू, सो व्हाट हैपेंड इज, आई डोंट नो यू नो दिस और नॉट, सो आई वेंट थ्रू दिस एक्सीडेंट थिंग, इसलिए अपन बीच में लेक्चर नहीं ले पाए। सो आई रिकॉर्ड 15-20 डेज बैक, ठीक है, हाँ। सो आई वॉज आउट एंड थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, आई वॉज हॉस्पिटलाइज। सो व्हाट हैपेंड इज, इन हॉस्पिटल आई डिड समथिंग वेरी नाइस, जो मेरे को काफ़ी टाइम से करना था बट टाइम नहीं मिल रहा था। सो आई हैव मेड अ बुक विच आई थिंक दैट विल बी लॉन्च बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव प्रिपेयर्ड एफआर इन 25 pages, 25 pages, and if I talk about sites, so it is going to be approximately 47 sites, that's it. So the book name is FR in 50 pages, ठीक है। तो ये बुक मैंने लॉन्च किया इन इंडिया, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज डन इट। तो ये मैंने ना बैठे बैठे वहाँ पे वो किया, बिकॉज मेरे को ना बहुत ज़्यादा बड़ा नोट्स जमता नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट हूँ ना, मेरे को इतना नोट्स चाहिए, दैट्स इट, उसमें सब कुछ होना चाहिए। सो मैंने क्या किया, 47 साइड में तुम्हारे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थियोरी डाल दिया। कौन सा थियोरी? वो थियोरी जो तू ही रिफर करने वाला है। मतलब आप क्या करने वाले हो, दुनिया भर का थियोरी है, लेकिन कहने से आपके पास अपने सेट ऑफ इंपॉर्टेंट थियोरी होता है कि अपने को एग्जाम टाइम पे यही करना है। तो मैंने वो एग्जाम टाइम वाला थियोरी उधर डाल दिया कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ और कल मेरा एग्जाम है तो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, तो मैं यही पढ़ने वाला हूँ। मैंने थियोरी उधर डाल दिया। थियोरी के नीचे मैंने ना वहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया, बिकॉज आप एग्जाम के एक दिन पहले सारे क्वेश्चन करने वाले हो कि एलडीआर करने वाले हो, एलडीआर, तो मैंने उसके नीचे एलडीआर भी डाल दिया। आपको समझ रहा है मैंने क्या बोला? सो वो बुक ना मैंने बना दिया है करके। इट इज डन ऑल्सो, इट इज टाइप्ड ऑल्सो, इट इज इन द एडिटिंग प्रोसेस। एडिट मतलब वो एडिट भी हो चुका है। मैं मेरे एक स्टूडेंट का वेट कर रहा था जिसका कल एग्जाम खत्म हो गया है, ठीक है। तो आई थिंक आज रात या हम लोग कल सुबह बैठेंगे, विल एडिट इट फाइनली, बिकॉज सीधी बात है वो स्टूडेंट है ना, तो मेरे को उसके भी इनपुट चाहिए। सो विल एडिट इट फाइनली एंड आई थिंक दैट विल बी लॉन्च बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो वो बुक मैंने कर दिया है। आई डू फॉर इंटर सी एंड ऑल ऑल्सो। तो अभी तो फिलहाल मैंने आपके लिए किया, बिकॉज मेरे को लगा फाइनल के बच्चों को जरूरत थोड़ी ज़्यादा है इंटर के बच्चों से। सो आई थिंक दैट आई हैव लॉन्च्ड अकॉर्डिंगली एंड दैट विल बी अवेलेबल करके। अरे आपको समझा क्या? अब वो वाला कंटेंट ना आपको मैं फ्री में अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाऊंगा। उसका बहुत सिंपल रीजन है, बिकॉज वो पब्लिश होगा। सो इफ इट इज गोज टू द पब्लिशर, आई कैन नॉट शेयर द PDF टू यू, बट व्हाट आई कैन डू इज जो प्राइस आपको
दूसरी जगह देखिएगा ना अपन वो प्राइस नहीं रखेंगे, व्हाट आई विल टेल देम कि इनको कॉस्ट टू कॉस्ट पे दे दो, सो विल यूज अ कोड जो आप अप्लाई करके यू कैन बाय इट एट कॉस्ट टू कॉस्ट, बिकॉज पेपर का कॉस्ट तो क्या ही लगता है। सो अगर 50 पेज होगा, एक कलर कोडेड प्रिंट आउट होगा, तो इट इज मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर पेज। आपको समझा कि मैंने क्या बोला? सो विल कीप दैट अकॉर्डिंगली। आप जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, आई विल गिव देम अ लिस्ट कि ये बच्चों का अगर आपको आया तो इनको ये प्राइस पे देना, इसके अलावा किसी का आया तो यू चार्ज देम नॉर्मल प्राइस, सो विल कीप इट अकॉर्डिंगली। आपको समझा कि मैंने क्या बोला? सो दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड एंड डन फॉर यू। हाँ, बाकी आपके जो कंपाइलर्स है, FR AFM कंपाइलर्स है, वो आपको फ्री में PDF मिलेगा, वो सेपरेट मैटर है अपना, बट ये मैंने एक एडिशनल आपके अटेम्प्ट के लिए कर दिया है। फेयर, डू यू गेट दैट? ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा अच्छा चीज़ कर रहा था, ये मैं आपको गुड न्यूज़ शेयर करना था, मैंने कम्युनिटी पर डाल दिया मेरे, आई डोंट नो यू आर देयर और नॉट, बट आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड देयर। बाय द एंड ऑफ दिस वन दिस विल लॉन्च। फेयर, कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके, हाँ, आई एम नॉट डिसाइडेड इट येट। मैंने एक्चुअली परचेज का सोच के बनाया नहीं है, मैंने प्राइस भी क्या रखना है कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, आई वाज जस्ट मेकिंग इट। सो वो बन गया है, 47 पेजेस में उसका PDF है, ठीक है, तो प्रिंट होके भी उतना ही आता है। मेरे को चाहिए था कि 50 में आए, बट सामने ने 47 में करके दे दिया। उसमें क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, रेफर क्वेश्चन दिस दिस दिस। सो इफ अ पर्सन हैज माई बुक, सो उसके लिए बेस्ट है। इफ अ पर्सन डजंट माई बुक, सो उसके नीचे मैंने मॉड्यूल का रेफरेंस डाला हुआ है। मॉड्यूल लेट अस से मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 2, तो उसके नीचे मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर। सो उसके पास मेरा बुक नहीं है तो भी उसके काम आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू डन। ओनली एल्डियर, मतलब वो बुक आप फर्स्ट टाइम के लिए नहीं, वो बुक आपके रिविजन के लिए। मतलब रिवीजन में आपको इतना बड़ा बुक रिफर करने का जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट दैट 47 पेजेस का नोट। तो कहने से आपका 1.5-2 दिन में FR इजीली हो सकता है। तो अगर आप 6 दिन पहले भी FR चालू करो तो 2 बार करने का ना FR, क्यों आपको एक ही बार करना है? दैट इज व्हाट आई हैव प्लान्ड। डन? फेयर, ठीक है। जूम वाले बच्चों ऑल गुड? तो वो भी आएगा, तो आप कम्युनिटी में एक्टिव रहना, आपको मिल जाएगा। कैसे परचेज करना है, क्या करना है, वो कुछ नहीं पता, लेट्स डिसाइड ऑन दैट। डन? फेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 60। चल मन भाई, वन जूम वाले बच्चों कुछ बोल ही नहीं यार, तुमको सुनाई दिया कि नहीं? चल भाई, 1 2 3 स्टार्ट। बोल भाई। क्या? AB Limited and BC Limited have established a joint arrangement through a separate vehicle PQR। ठीक है, आगे बोल। The legal form of separate vehicle does not confer separation between the parties and the separate vehicle itself। ठीक है, आगे बोल। Thus both the parties have rights to asset and obligation and liability of PQR। अब ये नहीं बताया कि इंडिविजुअल राइट्स है कि नेट एसेट और लाइबिलिटीज है, देखते हैं, कुछ बोला नहीं है, आगे बोलो। As neither the contractual terms nor the other facts and circumstances indicate otherwise, it is concluded that arrangement is a joint operation and not a joint venture। ठीक है, खुद ही बोल रहा है कि joint operation है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल आगे। Both the parties own 50% of the equity interest in PQR. However, the contractual terms of joint arrangement state that AB has a right to all of the building number 1. Underline. AB have a right to all of the building number 1 owned by PQR and obligation to pay all of the debt owned by PQR to lender XYZ। पहले ये बताया कि asset और liabilities के ऊपर right है, ये नहीं बताया कि individual है कि net है। बाद में बोलता है मैं बोल रहा हूं ना जॉइंट ऑपरेशन है, ठीक है, बट आगे जाके उसने क्लैरिफाई कर दिया कि जॉइंट ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि मेरे एक जॉइंट ऑपरेटर का इंडिविजुअल असेट और लायबिलिटीज के ऊपर हक मैंने क्रिएट कर दिया है। तो कहने से अगर आप ऐसा हक क्रिएट कर दोगे देन एब्सोल्युटली इट हैज टू बी अ जॉइंट ऑपरेशन। आपको समझता है क्या सर? इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? इससे यह फर्क पड़ेगा कि पूरा का पूरा बिल्डिंग नंबर 1 टेक्निकली एक ही है, पूरा का पूरा लायबिलिटीज जो लेंडर वाला है वो टेक्निकली ए का ही है, बेसिकली AB का है। एम आई वेरी 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 क्लियर? बिकॉज उसने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है। AB एंड BC हैव राइट्स टू ऑल अदर एसेट्स ऑफ PQR एंड ऑब्लिगेशन फॉर ऑल अदर लायबिलिटीज ऑफ PQR इन प्रपोर्शन टू देयर इक्विटी इंटरेस्ट। मतलब इंडिविजुअल राइट और लायबिलिटीज, देख भाई AB ने बोल दिया ये प्रॉपर्टी मेरा, ये लायबिलिटी मेरा, और बाकी सब अपन इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे। अरे आपको समझा? हाँ ना? ओके, बट इट हैज टू बी अ जॉइंट ऑपरेशन बिकॉज इंडिविजुअली तो डिफाइन कर दिया है। समझता है क्या? अब दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है सर कि द मोमेंट आप जॉइंट ऑपरेशन बोलते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन। प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन में क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअली आप असेट्स और लायबिलिटीज अपने SFS में रिकॉर्ड करोगे बेस्ड ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। अब ध्यान से सुन, PQR का बैलेंस शीट दिया हुआ है, डेट, एम्प्लॉय, इक्विटी, कैश, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2। How should, underline,
AB recorded financial statement, बहुत इजी क्वेश्चन है. हाउ शुड AB recorded financial statement. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे को आंसर करने का. पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनना फिर आंसर करना. ध्यान से सुनना, जूम वाले बच्चों आप भी. इज इट अ जॉइंट अरेंजमेंट? यस, 2 और मोर पार्टीज है, जॉइंट कंट्रोल है, बराबर. ओके, जॉइंट अरेंजमेंट में इज इट जॉइंट वेंचर और इज इट जॉइंट ऑपरेशन? जॉइंट ऑपरेशन. 2 रीजन है. रीजन नंबर 1 उसने बोल दिया, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम मान लेंगे. रीजन नंबर 2, हमें दिख रहा है कि इंडिविजुअली आपने डिवाइड कर लिया. आपने बोला कि ये ए का, ये ए का, और बाकी अपन डिवाइड करते हैं, तो कर लिया ना तूने इंडिविजुअली डिवाइड, तो ये जॉइंट ऑपरेशन है. पॉइंट नंबर 3, जॉइंट ऑपरेशन होता है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन. मतलब मैं ए बी उस असेट लायबिलिटी को इंडिविजुअली प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगा. मतलब ध्यान से सुन, ये देख, ध्यान से सुन, ये डेट, मैं कुछ पूछ रहा हूं, सुनना. एबी की बात करते, एबी की बात करते, एबी की. ये कैश एबी पूरा रिकॉर्ड करेगा कि 50% रिकॉर्ड करेगा? मतलब एबी 20 रिकॉर्ड करेगा. अब ध्यान से सुन, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 1 50% कि 100%? 100% भाई साहब, ये तो 100% रिकॉर्ड करेगा ना. क्लियर कट बोल दिया था कि ये तो मेरा है. अच्छा, बिल्डिंग नंबर 2 50% कि 100%? अबे बिल्डिंग नंबर 2 50% कि 100%? बात ही नहीं कर रहे यार. अरे भाई बिल्डिंग नंबर 2 तो 50% रिकॉर्ड करेंगे, 100. अच्छा, डेट 50 और 100, डेट 50 और इट हैज टू बी 100 भाई साहब. अरे डेट 100% रिकॉर्ड करेंगे, बोला था डेट भी मेरा होगा. अरे आपको समझा के मैंने क्या बोला? एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान 50%, दैट इज 50. इक्विटी, अरे इक्विटी थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, इक्विटी तो बेसिकली कंपनी का है. अरे आपको समझा? तो करना क्या है, टाइम पास. अगर आप देख रहे हो, उसने असेट रिकॉर्ड किया, उसमें ये 100% रिकॉर्ड किया, माइनस लायबिलिटीज कर दिया, इसमें ये लायबिलिटीज 100% माइनस कर दिया. डू यू गेट दैट? समझता है क्या मैंने क्या बोला? कार्तिक, अक्षत, ऑल गुड? कुछ नहीं था क्वेश्चन में. एम आई वेरी क्लियर? एक काम करो, सोल्यूशन में लिखो, रेफर थियोरी, लिखो लिखो. जूम वाले बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन नाम की कुछ चीज होती है जो करना चाहिए तुमको. लिखो, रेफर थियोरी. अरे थैंक यू, थैंक यू. रेफर थियोरी फ्रॉम सॉल्यूशन. रेफर थियोरी फ्रॉम solution. कलर, अरे हाँ हाँ भाई, ए भाई कलर कोडेड बुक है. पागल है क्या? ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी बनेगा आज के जमाने में, बेवड़े. कलर कोडेड बुक है. हाँ नहीं तो सीधी बात है भाई, कलर कोडेड क्वेश्चन वगैरह सब कुछ डाला है भाई. इट इज लाइक द अल्टीमेट बुक. वो सामने रखेगा, उसके बाद खाली सम्स करना है, दैट्स इट, दैट्स इट. जो अपन जो इंपॉर्टेंट थियरी लिखते हैं ना, वो मैंने उधर छाप दिया है, तो तेरे को इतना बड़ा बड़ा बुक करने का जरूरत नहीं है. इट विल सेव योर टाइम. बुक देखा, थियरी पढ़ा, नीचे क्वेश्चन नंबर गया, क्वेश्चन पे गया, सॉल्व कर दिया, सिंपल. अपने यूट्यूब पे रिवीजन भी उसी बुक को सामने रख के होने वाला है, सिंपल एज दैट. तो बाकी सबको तो 3-4 बुक भी खरीदना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन बैंक तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो तुम लोगों को खाली वो परचेस करना पड़ेगा, एंड दैट टू एट द कॉस्ट ओनली. तो 50 पेजेस हुआ तो रफली समझना पर पेज 20, मतलब ऐसा कुछ होता है मैक्सिमम, दैट आई नो, बट आई ट्राई कि मैं उसको भी रिड्यूस करूँ. डन? उतना ही आएगा ना भाई, दैट इज द पर पेज कॉस्ट. अपन उससे भी कम करने का ट्राई करेंगे. पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा रे, बिकॉज वो पब्लिशर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वरना दे देता पीडीएफ. मेरा क्या जा रहा है, दिया ही है ना इतना पीडीएफ. आई ट्राई टू रिड्यूस इट. ठीक है, चलो ए हो गया. ये वाला पार्ट छापो ना करके जल्दी. तो उतना तो मिनिमम है ना फॉर अ बुक. इफ यू बाय एनी कलर कोडेड बुक, वो उतने का ही आएगा. Question bank goes for 3,000, 3 book, but we are not selling question bank. We'll just sell that 1 book. No. तो जानता है उसको, मैं भी जानता हूँ. He is not a publisher. Who told you he is a publisher? No, he just sets question bank. They both are the students of Pragnesh sir. I know them personally. They are not into publishing. I don't know what is his name, but they set question bank and they publish their own question bank. They are not authorized publishers.
नो, Pagnes's books are published in Pune. अरे ठीक है. Thank you Vineet, Amanjot, Mahi, thank you so much. Thank you Trushti. Thank you Trushti. हाँ 500 इज आई एम प्लानिंग करेक्ट, मतलब मेरे को कम ही करने का है तुम लोग के लिए, बट फिर आई नीड अ लिस्ट कि कौन कौन अपना बच्चा है, तो मैं उस अकॉर्डिंगली उसको बोलूँ कि इस बच्चे का रिक्वेस्ट आया तो इस प्राइस पे करना, वरना फिर चार्ज समथिंग एल्स. करेक्ट. सो क्या होता है, बल्क में ऑर्डर आता है तो प्राइस कम हो जाता है. ठीक है, 20 रुपीज़ इज एन आइडियल प्राइस, बट वो बल्क में आएगा तो प्राइस कम हो जाता है पर पेज का. दैट इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग कि 100 तक तो पहुंच ही जाएगा, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. दंपति ऑफ मोरिया देखते हैं. ओके ए हो गया क्या भाई? डन. ए आगे जाओ क्या? यस मैम. हाँ करेक्ट, उसी को प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन बोलते हैं. दे विल शो assets and liabilities in my SFS. Let us say I and you own a joint operation. Okay, so you will show the assets in your balance sheet and I will show the assets on my balance sheet proportionate basis. Let us say we own 50-50. So you show 50, I show 50, the entity will show 100%. Simple. So the same asset will be reflected in 3 books. Correct. The person will be specified always. जैसे यहाँ पे लिया ना बिल्डिंग नंबर 1 और डेट, तो देख वो बिल्डिंग नंबर 1 100% दिखाया, डेट 100% दिखाया, है ना. सो अगर ऐसा है सो वो असेट बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा. 100% है तो कैसे दिखेगा, वैसे तो वो नहीं करते. हाँ बट वो भी जस्ट टू टेल यू वो भी दिखाते तो है ही, पर बस ब्रैकेट में लिख देते कि दिस इज एंटायरली ओल्ड बाय. दिखाना तो पड़ेगा ना, बिकॉज वो असेट बाय तो सामने वाली एंटिटी ने किया है ना, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सो दिखाना तो पड़ेगा. बट वी राइट इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स कि दिस एंटिटी इज एंटायरली फंडेड बाय, नॉट फंडेड बाय, दिस एंटिटी ए लिमिटेड हैज गॉट एंटायर राइट ओवर दिस असेट. वी राइट इन नोट्स ऑफ अकाउंट्स. सो 100% या 50% हो, सामने वाले को दिखाना तो पड़ेगा ही, बिकॉज सामने वाले के कैश बैलेंस से वो असेट लिया है ना. वी हैव फॉर्म्ड अ सेपरेट एंटिटी. नो ओके ओनली सी. सो वो तो उसी में दिखेगा ना. हाँ बट स्टिल आपका ही हक बता रहा, खरीदा मतलब कैसे खरीदा दिखाना ही पड़ेगा ना, बिकॉज यू आर द पीपल हु हैव फंडेड दैट. सो पहला चेन है, यू आर द पीपल विच हैव फंडेड दैट, राइट. वो सी कैसा बना, शेयर होल्डर्स तो है नहीं, तो तुमने पैसा लगाया ना. जॉइंट वेंचर डजंट हैव शेयर होल्डर्स, राइट. देखना सीएफएस एप्लीकेबल ही नहीं है. यू पीपल आर द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी. सो तुमने पैसा लगाया, तो उसने खरीदा तो उसके बैलेंस शीट में दिखेगा ना. यू आर 50-50% को ओनर्स, सो आपके बैलेंस शीट में भी दिखेगा. सिंपल. यस सेकंड इफेक्ट है, यही सेकंड इफेक्ट ही तो है. पहला इफेक्ट तो उसने दिखाया ना. ये सब दिखाएंगे ना, क्यों टाली नहीं होगा. हम्म 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 हाँ करेक्ट. फेयर. आगे जाए अपन लोग. ओके नाउ बोलो. इन्वेस्टमेंट भी तो असेट साइड है 50%. इन्वेस्टमेंट भी तो असेट साइड है ना 50%. सो यू विल शो इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एंड यू विल शो द रिमेनिंग 50% असेट्स ऑल्सो. हाँ करेक्ट. सो टैली क्यों नहीं होगा तेरा बैलेंस शीट. हाँ सो एक सेकेंड, ऐसा नहीं है. देख पढ़, एक बार पढ़ वो पैराग्राफ पढ़. वो पढ़ा तूने पैराग्राफ? पढ़ एक बार, पढ़ जोर से पढ़. एज पर इंड 1111
द अकाउंटिंग फॉर जॉइंट ऑपरेशन शुड हैपन यूजिंग प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड. ठीक है, आगे बोल. This implies that all the assets, liabilities and income tax expenses should be proportionately considered in the financial statement of co-venture. मतलब तो asset liability दिखाएगा तो joint तो investment नहीं दिखा सकता, अगर investment दिखाएगा तो ये नहीं दिखा सकता. ठीक है, आगे बोल. This will be based on ownership proportion. Each of the asset liabilities agreed. मतलब अगर तेरे को मैं बोलूँ कि investment का मेरे को breakup दे, तो this is the breakup you will give. तो either you will show investment or you will show assets. बराबर, आगे बोल. बाकी है एक चीज बाकी है, तूने पढ़ा नहीं लास्ट में, लास्ट का 2 लाइन पढ़. नहीं बेटा, द लास्ट बॉटम लाइन. द अबव असेट्स लायबिलिटीज विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड. मतलब ये असेट लायबिलिटीज एबी लिमिटेड का बैलेंस शीट पे दिखेगा. ठीक है, आगे बोल. Further, AB share in equity of PQR, that is 140 into 50%, that is 70, will be eliminated against the investment made by AB in PQR. समझा क्या मैंने क्या बोला? So आप ऐसा दिखाओगे इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर ये तुम्हारे असेट लाइबिलिटीज का ब्रेकअप है. तो या सीधी बात है, या तो इन्वेस्टमेंट दिखेगा तो असेट लाइबिलिटीज दिखेगा, जो एलिमिनेट हो जाएगा वंस यू मेक द कंसोलिडेशन. बट दैट CFS इज नॉट एप्लीकेबल टू यू ओनली. यहाँ पे तो CFS ही एप्लीकेबल नहीं है. तो बोल रहा है अगर बनाया CFS बाय एनी चांस कुछ लिए बनाया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा. 100 पे टैली तो इसके बाद होगा ना. प्रीवियस ईयर तेरा 100 पे टैली था ओपनिंग बैलेंस शीट. हाँ फिर, हाँ हाँ, टू बैंक इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ना. हाँ तो तू पे कैसे करेगा? मतलब एक इफेक्ट तो इन्वेस्टमेंट दे दिया, सेकंड इफेक्ट समवेयर यू हैव टू गिव नो टू बैंक. दैट्स इट. दो तेरा प्रीवियस बैलेंस शीट 100 पे हो गया. ठीक है, अब आगे बोल. तूने इस एंटिटी में पैसा लगाया, नेट तूने सब मिला के 70 रुपये लगाए. अब उसका एंट्री बोल. दैट्स इट. तो अब कैश बैलेंस में 70 कम होगा और इन्वेस्टमेंट आ जाएगा. हाँ, अब ईयर एंड की बात करो. तो ये 50% से की तो है. हाँ तो वैल्यू चेंज हो गया ना, सो दैट अकॉर्डिंगली विल चेंज द वैल्यू ना. फिर वो रीवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह क्रिएट होगा तो बैलेंस शीट तो टैली होगा ना तेरा. क्यों नहीं होगा? वैल्यूज मान ले चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो सेकंड इफेक्ट देंगे ना उसका. दिस इज द ब्रेकअप ऑफ द इन्वेस्टमेंट यू आर शोइंग. डे 1 पे इन्वेस्टमेंट टू बैंक 70, ईयर एंड पे लेटर से वैल्यूज चेंज हो गया, असेट का वैल्यू बढ़ गया. मान ले लैंड एंड बिल्डिंग है तो वैल्यू बढ़ेगा ना, 100% बढ़ेगा. तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में देंगे ना, तेरी बैलेंस शीट में भी तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा. डन. But the point is CFS is not applicable to you only. That is very clear. Okay. ये आगे जाए क्या? Okay. थोड़ा अच्छा सम करते हैं तो easy सम है, nonsense. आओ. Please come to question number 19 and mark it as LDR. Mark it as LDR. Done. बोलना मन. चलो चुप बैठना, नॉनसेंस. इतना टाइम बाद मिला है, बैठे रहे चुपचाप. चलो फालतू टाइम पास करना, तीनों को बाहर भगा दूंगा. चलो 1 2 3 स्टार्ट. कशिश तू पढ़ना प्लीज. So on 1st April 17, Alpha Limited commenced joint construction of property with Gamma Limited. For this purpose, an agreement has been entered into that provides for joint operation and ownership of the property. Underline the word joint operation. वो खुद एक बार joint operation बोल रहा है. ठीक है, आगे. अच्छा underline the word 1st April 17 please. Underline the word 1st April 17 please. ठीक है, आगे. All the ongoing expenditure comprising maintenance plus borrowing cost is to be shared equally. खुद ही बोल रहा है कि equal sharing करना पड़ेगा. ठीक है, आगे. Underline. Construction was completed on 30th September 11. तुमने
पीपी पढ़ा है मेरे साथ, अपना पहला स्टैंडर्ड याद है क्या अपने को, बराबर। अब उसमें मैंने आपको ये चीज़ सिखाया था कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है कहने से उसके बाद डेप्रिसिएशन चालू करते हैं। अरे अरे बेसिक याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब आपको याद है आपने ना सीए इंटर में एक स्टैंडर्ड है AS16 बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, जो इधर इंडिया 23 है, फालतू स्टैंडर्ड है इधर, मतलब नॉनसेंस स्टैंडर्ड है, करेंगे अपन। अपना हो गया क्या वाला स्टैंडर्ड? इज इंडिया 23 डन? नो इट इज लेफ्ट, ओके विल डू इट, इजी स्टैंडर्ड है, ठीक है, नॉनसेंस स्टैंडर्ड है। सुन मेरी बात ध्यान से, वो स्टैंडर्ड अगर आपको याद है तो उसमें आपको ऐसा सिखाया जाता था कि लेटर से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ क्वालिफाइंग एसेट। तो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो, अदरवाइज कैपिटलाइज नहीं कर सकते। याद आ रहा है क्या अपने को? लेकिन क्वालिफाइंग एसेट मतलब क्या होता है? ऐसा एसेट जिसको बनने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। याद आ रहा है क्या? और सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ना मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि लेस देन 3 मंथ्स होता है ना, लेस देन 3 मंथ्स तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स है तो क्वालिफाइंग एसेट अज्यूम कर सकते हो, और मोर देन 12 मंथ्स है ना तो कंफर्म क्वालिफाइंग एसेट है। जो मेरे बच्चों को मैंने सिखाया, जो मुझसे नहीं पढ़े, आप ऐसा समझ लो कि मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर उसको सब्सटैंशियल पीरियड लगता है ना तो कैपिटलाइज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, 1 अप्रैल 17 को अपन ने स्टार्ट किया, 30 सितंबर 17 को खत्म हो गया, मतलब कहने से 6 महीना लग गया। अगर 6 महीना सब्सटैंशियल है तो कैपिटलाइज करेंगे, अगर 6 महीना सब्सटैंशियल नहीं है तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अरे ये बात तो मानते हो कि नहीं? ठीक है, नहीं पढ़ा है, याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से आएगा इंडिया 23, फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। यस मैम, आगे जाओ। Utilization of property started on 1st January 2018. The useful life of property was estimated to be 20 years. ठीक है मैम, आगे। Total cost of construction of property was 40 crore. Underline the word total cost. Underline the word 40 crores. Underline the word 20 years also. ठीक है, आगे। Besides internal accruals, the cost was partly funded by way of loan of 10 crores taken on 1st April 17. तो 10 करोड़ का लोन है, ठीक है, आगे बोलो। The loan carries interest at an annual rate of 10% with interest payable at the end of 31st March each year. Underline the word loan carries 10% with interest. ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोलूं, अगर सब्सटैंशियल एसेट बेसिकली क्वालिफाइंग एसेट हुआ तो कैपिटलाइज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। कितने महीने का इंटरेस्ट? 6 महीने का इंटरेस्ट, बिकॉज कंस्ट्रक्शन पीरियड इज ओनली 6 मंथ्स। एम आई वेरी क्लियर? सर 6 महीने बाद का जो इंटरेस्ट है उसका क्या? PNL। बिकॉज ऐसा होता है जब तक कंस्ट्रक्शन किया तब तक कैपिटलाइज, कंस्ट्रक्शन के बाद PNL। अरे समझ में आ रहा है क्या? फेयर इनफ, आगे जाओ मैम। कंपनी हैज स्पेंट 4 लाख ऑन मेंटेनेंस। गाइस सुनो, मेंटेनेंस बेसिस इज नॉट कैपिटलाइज। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज पेड टू मेंटेन द प्रॉपर्टी, इट डजंट इंक्रीज द लाइफ ऑफ द एसेट। तो ये PNL में जाएगा, तो इसको ना बाजू में लिख दो करके। एक्चुअली क्या पता है, यहां तक का जो खर्चा था ना वो कैपिटलाइज था, ये वाला खर्चा PNL। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। मैम पढ़ो तो क्या लिखा है, इन्होंने यहां पे एक मस्ती की है। किसने? क्वेश्चन ने। मैम पढ़ो तो। The company has recorded the entire amount paid as investment in joint venture. Investment in joint venture. ये joint venture है कि joint operation है? Joint operation है। कहने से कंपनी ने यहाँ पे गलत किया हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने गलत किया हुआ है, क्योंकि अकाउंटिंग अलग अलग है ना। जॉइंट वेंचर है तो इक्विटी मेथड है, बराबर, जो अपन ने सीखा ही नहीं है, या फिर इन्वेस्टमेंट इन कॉस्ट और फेयर वैल्यू है जो अपन सीख चुके हैं, बट यहाँ पे तो जॉइंट वेंचर है ही नहीं। अरे समझता है क्या? बाद में बोला है सजेस्ट द सुटेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शन एज पर एप्लीकेबल इन डेज। समझता है क्या? अब देखो करना कैसे, सुनो सुनो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी, आंसर आई हैव नो आइडिया। 39.4 दैट इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो लिखना कैसे आंसर, सुनो, लिखो इधर पॉइंट नंबर A, बराबर। देखो आपको ना डेफिनेशन ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट बताना है, जो बोल रहा हूँ सुनो, आपको बताना है, मैं आपको लिखा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ, गधा मजदूरी नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है अपने को, ठीक है। आपको डेफिनेशन ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट लिखना है, जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। इसमें आपको जॉइंट ऑपरेशन बताना है, फिर आपको जॉइंट वेंचर बताना है। जॉइंट ऑपरेशन की बात करूँ तो आपको डेफिनेशन बताना है, प्लस आपको ये बोलना है कि अकाउंटिंग एज पर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन होगा।
अकाउंटिंग एज पर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन होगा एंड अकाउंटिंग एज पर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन होगा एंड आपको जॉइंट वेंचर का भी डेफिनेशन बताना है. करेक्ट है क्या? कंपनी का जो ट्रीटमेंट है वो इनकरेक्ट है, आपको ये भी बताना है. कंपनी का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? इनकरेक्ट है. करेक्ट. बेवड़े, कंपनी का जो ट्रीटमेंट है वो इनकरेक्ट है. डन. लिखो देयरफॉर, अब लिखो द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर year ended 31st March 18. The correct treatment for the year ended 31st March 18. बराबर लिखो. पॉइंट नंबर 1, पीपी कॉस्ट ऑन 3917. क्लियर कट आपको बोला था कॉस्ट इज 40 करोड़. क्लियर कट आपको बोला था द कॉस्ट इज हाउ मच? बराबर है क्या? एंड सिक्स मंथ्स इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है. सर किसने बोला कैपिटलाइज करने? इंडेस 23 ने बोला. सर इंडेस 23 बोलता है कि 6 महीना हो गया तो भी कैपिटलाइज करने का. बेटा वो इंडेस 23 में अपन सीखेंगे, ठीक है? तो फिलहाल मेरी बात मान, कैपिटलाइज करने का, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन आपको बोल दे कि ये सब्सटैंशियल नहीं है तो भी आप कैपिटलाइज करोगे क्या? अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो कहने से अपन नोट लिख के कर सकते हैं. तो लिखो 1417 से 31 मार्च 18 कितना? 10 करोड़ इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आ रहा है? 0.5 करोड़. डन. 3917 को कॉस्ट कितना? सॉरी यू आर करेक्ट मन. करेक्ट. कॉस्ट कितना? लिखो 40.5 करोड़. बराबर है क्या? अच्छा, पेंसिल से ना, पेंसिल से यहाँ पे एक बार लिख के रखो ना. क्या लिखना है सर? पेंसिल से लिखो ना एक बार. इसमें से ऐसा बोल दूं क्या कि अल्फा का 50% होने वाला है और गामा का 50% होने वाला है. अल्फा का 50 एंड गामा का 50. बराबर है क्या? बराबर. अच्छा, देन लेस 6 months depreciation.
40.5 करोड़ इनटू, सर 6 मंथ्स कौन सा वाला है, कौन सा वाला 6 मंथ्स है, अक्टूबर टू मार्च, लिख दो चाहिए तो यहां पे। $40.5 करोड़ इंटू 6/12 इंटू 1/20 कितना आता है भाई, बोलो भाई। 1.0125 माइनस कर, बोल भाई कितना बचा, 4875। दिस इज द कैरिंग अमाउंट ऑन 31st March 18। डन। अच्छा एक चीज खाली करो ना वापस, इसमें से मैं ऐसे बोलूं, अल्फा एंड गामा, अल्फा का कितना, गामा का कितना, 50%, बराबर है क्या। अच्छा पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे एक बार लिखो ना, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 2 है सर, क्या है पॉइंट नंबर 2। अरे बाबा ये जो 6 महीने का डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है, कौन सा सर, 1.0125, कहने से इसमें भी अल्फा और गामा 2 है, अल्फा का कितना 50% और गामा का कितना 50%, बराबर। अच्छा फिर लिख पॉइंट नंबर 3, वही पॉइंट नंबर 3, जो रिमेनिंग 6 महीने का इंटरेस्ट है सर, कौन सा, सितंबर के बाद वाला, मतलब अक्टूबर से दिसंबर, जो रिमेनिंग 6 महीने का इंटरेस्ट है कौन सा, 0.5 करोड़, इसमें भी अल्फा एंड गामा, अल्फा का कितना 50%, गामा का कितना 50%, समझता है क्या। Yeah, the moment the construction is completed, मतलब the asset is, sorry, no, the moment your construction is completed, मतलब the asset is ready to be used, so you start the depreciation, done। अच्छा ये हो गया आपका। अच्छा एक चीज़ ना यहाँ पे रिमार्क लिख के रखो, दो चीज़ एक्चुअली, हाँ एक कमेंट टू दैट, एक चीज़ यहाँ पे रिमार्क, डू नॉट डिस्टर्ब मी गाइस, रिमार्क लिख के रखो कि 12 महीने का इंटरेस्ट है, उसमें से 6 महीना तुम कैपिटलाइज कर रहे हो और बाकी 6 महीना क्या कर रहे हो, पीएनएल। 6 महीना कैपिटलाइज एंड 6 महीना क्या, पीएनएल। बराबर। एंड पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, मेंटेनेंस कॉस्ट। जो 4 लाख का है वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में, बट देन वहां के पीएनएल में जाएगा वो ठीक है, लेकिन वापस 50% किसका हुआ, अल्फा का, 50% किसका हुआ, गामा का। डू यू गेट दिस। अच्छा एक लास्ट खाली रिमार्क नोट लिख के रखो एंड विल स्टॉप फॉर द डे। लिखो इन एग्जामिनेशन, दिस इज अ रिमार्क, लिखो इन एग्जामिनेशन कॉमा present the above, in examination comma present the above in a statement form, in examination comma present the above in a statement form, present the above in a statement form, done। In examination present the above in a statement form, done, fair। We'll stop for the day. The next lecture we end this, we start with Ind AS 28. Bye bye, see you, take care and thank you so much guys।
नो नो, जस्ट हैव टू राइट थियोरी, बेसिकली थियोरी फॉर्म में एक्सप्लेन करना है. सोल्यूशन इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, सो यू विल अंडरस्टैंड. नॉट अ स्टेटमेंट, थियोरी फॉर्म, है ना. चलो बाय गाइस, बाय बाय बाय.